अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, मैं कर लेता हूँ। अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जंगल स्काउट, वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। जंगल स्काउट। आपसे ऑर्डर रिपीट करवा दूँ? जी, करवा देते हैं। मिसबात जी, अगर कोई आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, मतलब जनरल हैं, तो जनरल आप पूछ सकते हैं यहाँ पे मुझसे। मैं वहाँ पे देख के फिर बाद में आपको बोल दूंगा कि आंसर कर दिया हुआ है, ताकि आपको क्विकली आंसर मिल जाए। और अगर वो स्पेसिफिक हैं और वो फिर वहीं पे देख के मुझे आइडिया होगा, तो फिर मैं वो देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। लें जी, हीलियम और सरिश ने काफ़ी सारे टूल्स लिख दिए हैं। नहीं दिशान, वो असल में ना इसी तरह की सर्विस है जिस तरह की फाइवर वगैरह है। तो वो अकाउंट्स पर साइनअप्स ज़्यादा करवा रहे हैं, वो चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स को लोग यूज़ करें, उसके प्लेटफॉर्म को, तो इसलिए वो इस तरह से लगे हुए हैं। अटेंडेंस 80% होना लाजमी है मिनिमम। शॉपिफाई पे राइट ट्रांसफर कैसे करें? आपने नहीं करने, आपको किया जाएगा राइट ट्रांसफर। आपको सेटिंग में जाके आपको एज स्टाफ मैनेजर जैसे भी ऐड करना, ऐड किया जा सकता है। दो तरीके हैं शॉपिफाई पे, मैं दोनों अभी डिस्कस करता हूँ। ई कॉम डॉक्यूमेंट मैंने अभी शेयर नहीं किया। जी, मैं अभी देखता हूँ, अभी कर देते हैं। मैं ज़रा ये एक इनविटेशन लिंक भी आपको दे दूं पहले, वो जो स्टीम यार्ड का, यूज दिस लिंक टू ज्वाइन स्ट्रीम। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को ई कॉम डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया, तो वो देख लेता हूँ मैं। तो 2-4 मिनट है, उसके बाद प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, फिर जो आप कहते जाएंगे। सब लोग आ भी जाएंगे तब तक, अटेंडेंस काइंडली मार्क कर लीजिएगा, और फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। अभी मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर लूँ आपके साथ।
जी प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। स्नैन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। स्नैन स्नैन सर मैंने 2016 में पेनियर अकाउंट बनाया था और उसका ईमेल वगैरह सब भूल गया। अकाउंट रिकवर न्यू बन नहीं रहा क्योंकि किसी और का बना। किस विड्रॉ करवा सकता हूँ? अपना ही बनाएं आप सपोर्ट से बात करें। कोई ईमेल याद हो, कुछ भी याद हो, कुछ चीज़ है तो बात करें उनसे। नया भी बना सकते हैं, लेकिन कल को वो हो सकता है दोनों वो आगे पूछें जी आपकी डुप्लीकेट है, तो आप फिर रीज़न बता सकते हैं। या भी तो सपोर्ट से डिस्कस कर लें कि ये सिनेरियो है तो मैं क्या करूँ, तो आपको बताएंगे ताकि कल को फिर प्रॉब्लम में ना पड़े आप। इसलिए बेहतर है इस तरह से करें। ऑडिट करना प्लीज़ बता दें, ठीक है। होलसेल अकाउंट बनाना बता दें। एफपी सैरी शो कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, हम लोग नहीं इसके जा सकते। आज और कल का 2 लेक्चर है, इसमें रिवीजन करवाऊँ या मैं वो चीज़ें करवाऊँ? तो सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड लास्ट लेक्चर है जी, आज सेकेंड लास्ट है। यूट्यूब पर टैग्स और हैश टैग्स का डिफरेंस बता दीजिएगा। हैश टैग्स आपके पोस्ट के अंदर लगते हैं, उसके साथ हैश होता है। टेक्स्ट जो बॉडी टेक्स्ट है आपके उसके अंदर यूज होते हैं, उसके साथ हैश लगता है। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट में, ट्विटर पोस्ट में लगाते हो, हैश के साथ कीवर्ड जो जो टैग आपका होता है वो लगा होता है। वो हैशटैग होता है और वो आपका जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर यूज करते हो। और जो उसमें फर्स्ट 3 हैशटैग्स होंगे वो आपके यूट्यूब टाइटल के ऊपर भी 3 शो हो रहे होते हैं। और जो सिंपल टैग्स हैं वो अलग से एक पोर्शन बना हुआ है, जैसे फाइवर की गिग्स में एक अलग से पोर्शन बना हुआ है जिसमें 5 टैग्स आप ऐड कर सकते हो। तो उसी तरह से टैग्स यूट्यूब का एक अलग से एक पोर्शन बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर अलग से आप टैग्स ऐड कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब जैसे ही आप फाइबर पे करते हो। ठीक है, तो वो सिंपल टैग्स इस तरह से हैं, फाइबर के साथ रिलेट कर लो। और हैश टैग्स आपके जैसे आप सोशल मीडिया पोस्ट पे लगाते हो, और उनमें जो फर्स्ट 3 टैग्स यूज किए होंगे वो आपके टाइटल के, यूट्यूब के टाइटल के टॉप पे भी 3 टैग्स शो हो रहे होते हैं। नहीं, चैनल बंद नहीं होगा, क्राइटेरिया पूरा होगा तो मोनेटाइजेशन एक्टिवेट होगी, वरना नहीं होगी बस। अटेंडेंस पता कैसे चलता है? आप लोगों ने ऑफ किया हुआ है तो आपको आइडिया होगा। प्लस ये होगा कि जैसा भी शेयर कर देंगे मेरा ख्याल है। ये बल्कि प्लीज चेक योर अटेंडेंस परसेंटेज एंड काइंडली कॉन्टैक्ट एट व्हाट्सएप, डू नॉट कमेंट ऑन द पोस्ट। जैसा ने पोस्ट की हुई है 15 आवर्स अगो, तो आप उनसे पूछें, अपने इन्फॉर्मेशन सेंड करें और पता लग जाएगा आपको कि आपकी अटेंडेंस कहाँ पे फॉल करती है। आइडिया हो जाएगा। और कोई इशू हुआ किसी को, और किसी को लगा कि ठीक नहीं है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो फिर आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और ये जो ई कॉमर्स का डॉक्यूमेंट है जी, मैंने वो शेयर कर दिया। जैसा भी बना हुआ है शेयर हो गया आप लोगों के साथ। करें जी स्टार्ट। 89% सही है। वर्डप्रेस की स्टोर डेवलपमेंट के लिए आप वैसे अवार्ड स्पेस पे, मैंने कहा था अगर आपकी 000 वेब होस्ट वाली साइट नहीं बन रही तो अवार्ड स्पेस मतलब उस पे वर्ड पे वो कॉमर्स इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आप अवार्ड स्पेस पे बनाएं और उसके ऊपर आप वो कॉमर्स कर लें। प्रैक्टिस के लिए तो काफी है, लेकिन अगर प्रॉपर बनानी है तो डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। चलें, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप जो आप लोग बोलते जाएंगे वो मैं करूंगा। मुझे कल का याद है, एचरफ्स का कोई पूछ रहा था मुझसे मेरे कमेंट स्किप। यार मैं देख नहीं रहा था कमेंट्स पे, असल में साथ साथ मैं वो शेयर भी कर रहा था। सर जया की इसी पोस्ट में हर किसी की परसेंटेज गिवन है? कहाँ गिवन है?
मेरा तो ख्याल उन्होंने बोला है कि आप अपना आईडी कार्ड नंबर और नाम वगैरह मैसेज करें, उनको व्हाट्सएप करें तो वो आपको बता देंगे कि क्या परसेंटेज बनती है। जी, WP रॉकेट भी बता देते हैं। Amazon ड्रॉप शिपिंग ऐप का WP एंड शॉपिफाई। तो वो तो बर्लो मैंने आपको बता दिया, तो Amazon ये देखे ना यार आप ना मैंने आपको बोला है कि ये दुनिया जो है ना, ये वाली जो फील्ड है ये बहुत बड़ी है। मैंने आपको जो बताया ना, मैंने आपको रास्ता दिखाया है भाई, इस पाथ पे चल पड़ो, ये चीज है और वो मोर देन इनफ है। आपने क्या करना है कि आपने उस बेस के ऊपर आपने अपनी रिसर्च और करनी है। अब मैंने आपको बताया अली एक्सप्रेस उबर लो, क्यों बताया? क्योंकि बहुत ज्यादा उसका यूजेज है, और बीइंग अ पाकिस्तानी हम जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे लिए वही ज्यादा फिजिबल रहता है। अमेजोन के लिए, ईबे के लिए हमें पेपॉल चाहिए और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बीच में आ जाते हैं। तो मैंने वो कर सकते हैं, जो अफोर्ड करते हैं, जो वहां से अरेंज कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, अगर आपने अमेजोन से शॉपिफाई के ऊपर चीजें इंपोर्ट करनी है, ये लें जी, अमेजोन टू शॉपिफाई, यहां मैं लिखता हूँ ड्रॉप शिपिंग। ये ले जी, मैंने भी ऐप का नाम भी साथ यूज नहीं किया और ऐप आ गई है। 233 वोट्स हैं, 4.3 स्टार रेटिंग है। तो अमेजोन ड्रॉप शिप कुछ इस तरह लिखेंगे आप, स्टोर के अंदर आगे लिख लें, शॉपिफाई स्टोर के अंदर आपको एप्स मिल जाएंगी। ये ऐप है ड्रॉप शिपिंग एनी अमेजोन प्राइम प्रोडक्ट एंड डिलीवर इट जस्ट इन 3 days। ये ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर आप अमेजोन से करना चाह रहे हैं, वॉलमार्ट से करना चाह रहे हैं, उसमें भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, मुझे ऐप्स के नाम याद नहीं रहते। आप देखिए, मैं ये लिखता हूँ अमेजोन ड्रॉप शिप, सिर्फ मैं इतना लिखता हूँ स्टोर में आके शॉपिफाई में और सर्च करता हूँ, मेरे पास ये देखिए ड्रॉपिफाइड, ये ऐड लगा हुआ है इसके ऊपर, ये जूनीफाई। उसके बाद ये आपके पास कितनी ऐप्स आ रही हैं, और इसमें अगर आपने फ्री पे जाना है तो फ्री भी टेस्ट की जा सकती हैं। ये इम्पोर्टिफाई आ रहा है। उसके बाद जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, जिसका फीडबैक अच्छा है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये इतने ज्यादा आपके पास टूल्स आ रहे हैं, और इनमें से जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, सिंपल बात है, अगर आपको पहले नहीं यूज किया हुआ, जिसके रिव्यूज अच्छे हैं उस पर चले जाओ। और अगर फ्री में यूज करना चाहते हो तो फिर आप उस साइड पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्री पे सिलेक्ट करेंगे, 130 एप्स आ रही हैं जो फ्री वाली हैं, तो उस पे जाना था, फ्री पे जाया जा सकता है। ये देखें, Amazon ड्रॉपशिप प्लस वॉलमार्ट, फ्री प्लान अवेलेबल। ये फ्री प्लान अवेलेबल वो है जो कल को पेड भी हो सकती है, लेकिन स्टार्ट तो फ्री से हो जाएगा ना। और अगर कुछ ऐसी भी होंगी जो टोटली फ्री होंगी, अगर वो नजर आए तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। ये देखिए, लेकिन ये तो सोर्सिंग एजेंट इन चाइना है। तो इस तरह से कर लिया करें आप लोग सर्च। उसके लिए आपको मतलब वेट करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ माइंड में आए, गूगल आपके सामने है, ये स्टोर्स आपके सामने है, आप उस पर सर्च करें, आपके पास निकल आएगा। और उसको यूज कैसे करना है, तो कोई भी ऐप इसमें से ओपन करोगे, वहां पे आपको मतलब, ये तो बहुत ही नई ऐप है, दो सिर्फ रिव्यूज हैं इसके। मीन्स कोई भी ऐप अगर आप यूज करोगे, जिस तरह से ये देखें, ये अली एक्सप्रेस के लिए है, और ये अमेजोन, ये जो आ रही है 232, एक ये भी आ रही है CJ ड्रॉपशिप। तो यहाँ पे देखें, ऐड अमेजन प्राइम प्रोडक्ट्स मैनेज एंड फुलफिल। ठीक है, उसमें ये स्क्रीनशॉट्स के साथ ही बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या कुछ ये करती है। और अक्सर वीडियोस भी अवेलेबल होती हैं इनके साथ, लेकिन ना भी हो तो आप इस ऐप को उठाएं, इसको कॉपी करें, गूगल पे जाके लिखें, इसकी वीडियोस में देखें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें इसको प्रॉपर इसको इम्पोर्ट करके चीज़ों को बताया होगा। ये नीचे इसके रिव्यूज आ रहे हैं, कब कब लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं, तो आइडिया हो जाता है कि मुझे इस ऐप की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सर्च कर लिया करें, कॉन्सेप्ट आपके पास है, आपको पता है ये चीज वर्क कैसे करती है। सिर्फ आप टूल जब प्लगइन नया चाहिए हो तो उसके लिए वेट नहीं करना। क्या मदिया, क्या इशू आया है जो बनाया आपने? PDF मैंने आपको एक दफा रिपोर्ट एडिट करके भी बताई थी। तो अब मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन नजर आते जा रहे हैं, मैं करता जा रहा हूँ। तो आप लोगों को जो किसी क्वेश्चन मिस हो जाए ना, तो दोबारा दोबारा पेस्ट करते रहना। ये सजदा है, इसके अलावा बड़े टूल्स होंगे। आप PDF एडिटर सिर्फ गूगल पे जाके लिखो, ऑनलाइन PDF एडिटर कई आ जाएंगे। ये देखें, एडिट PDF फाइल, PDF एडिटर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और मैंने आपको जो एसक्यू साइट चेकअप है उसकी रिपोर्ट को एडिट करके दिखाया था, अगर आपको याद हो। इसके अंदर ओपन करें और जो मर्जी एडिट करते रहें। ठीक है, तो ये अगर आपको रिकैप हो जाए, अगर आपको याद आ जाए, मैंने इसमें आपको प्रॉपर रिपोर्ट में लोगो वगैरह चेंज करके बताया था। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी करना चाहते हो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो इसके अलावा भी बहुत सारे PDF एडिटर हैं, ये मैंने आपको सजदा का एक रिमाइंडर दे दिया, पहले हमने किया हुआ है।
अब बात आ जाती है, क्लिक बैंक इज नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान। यार करना चाहिए, मेरा अकाउंट उनके साथ तकरीबन 8-9 साल से है। बीच बीच में वो कभी कभी सब्सक्रिप्शन बंद करते रहे हैं, साइन अप्स, लेकिन फिर ओपन हो जाते हैं। अभी एग्जैक्ट एरर क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे रिसेंटली मैंने चेक नहीं किया। देखिए, अब डोमेन बाय करनी है, कहाँ से बाय की जाए। मैंने GoDaddy को कुछ 3 से 4 बार बताया है, इसलिए बताया कि स्टार्टिंग के लिए ये बेस्ट है। वरना ये GoDaddy है, आपके पास नेम चीप है, namecheap.com की साइट है, आपके पास साइट ग्राउंड है। मतलब इतनी साइट्स हैं कि आप लोग गिनते रह जाएंगे। ये सारी की सारी सेम काम कर रही हैं, सेम चीजें प्रोवाइड कर रही हैं। ब्लू होस्ट है, डोमेन होस्टिंग, SSL, कुछ भी चाहिए आपको सब कुछ इनसे मिलता है। GoDaddy का प्लान जो है ना वो एक अवेलेबल है, जिसमें आपके ना अगर नॉर्मल देखो तो यहाँ पे जो होस्टिंग प्लान है ना, डोमेन जो होती है वो तकरीबन 14.95 या 11.99 इस तक मिलती है ईयरली। और जो होस्टिंग है वो आपको मिलती है तकरीबन $3.99, $4 से स्टार्ट होके उससे ऑनवर्ड जाती है। मिनिमम पैकेज जो है तकरीबन $4 पर मंथ का है। तो वो आपका $48 जो है ना तकरीबन बनता है साल का। और साथ आप डोमेन अलग से बाय करोगे तो वो $12 भी अगर मैं मिलाऊं तो $60 आपकी कॉस्ट आती है, जो ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार रुपया बनता है। GoDaddy का एक प्लान है, वो कहता है कि आप पहले साल के लिए आप हमारी होस्टिंग लें। जो छोटा प्लान, जो भी प्लान लेना है आपने, जो सबसे छोटा प्लान है वो प्लान है सिर्फ और सिर्फ $1 पर मंथ के हिसाब से वो चार्ज करेंगे, और $12 आपको चार्ज करेंगे पूरे साल का। तो पूरे साल के लिए आप $12 में होस्टिंग ले लो, साथ आपको डोमेन जो है वो फ्री में देंगे पहले साल के लिए। तो $12 के अंदर ऑल इन ऑल आपका डोमेन एंड होस्टिंग दोनों मिल जाती है पहले साल के लिए। और पहला साल मोर देन इनफ है आपको टेस्ट करने के लिए कि आप काम कर सकते हो उस फील्ड में या नहीं। जब आप ग्रो करेंगे तो आप प्लान अपग्रेड कर लेना अगर वो काम ना कर रहा हुआ तो। लेकिन टेस्टिंग के लिए एक बेस्ट है कि आप 2,000 रुपये, 2100 रुपये लगाएं और आप अपना काम स्टार्ट करें। अब मैं एक गूगल पे आता हूँ, अगर आपको $1 प्लान फाइंड करना हो, GoDaddy $1, ये नीचे आया ये $1 होस्टिंग प्लान। ये मैंने किया, ये देखिए मेरे पास मल्टीपल साइट्स आ रही हैं, इसमें ये $1 वेब होस्टिंग आ रही है, सबके ऊपर ये GoDaddy के कूपन पड़े हुए हैं $1 मंथली वाले। लेकिन ईयरली पे करना पड़ता है, तो $12 आपको पे करना पड़ेगा। आप उसको ओपन करें, ये देखें, टॉप बेस्ट $1 वेब होस्टिंग विद फ्री डोमेन नेम प्रोवाइडर $12 पर ईयर। होस्टिंगर भी दे रहा है, होस्ट गेटर भी दे रहा है, नेम चीप भी दे रहा है, तो कोई भी यूज किया जा सकता है। ये वन फ्री डोमेन $2 दे रहा है पर मंथ, ये $1, ये $0.99। ठीक है, ये देखें आप। तो अब इनमें से जो भी आपने यूज करना है, जो आप फाइंड जो बाय करना चाह रहे हो आप बाय करें और स्टार्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल गेट इट नाउ, इस पे क्लिक करें, ये कूपन अप्लाई हो जाएगा और GoDaddy के ऊपर आपके पास जो होस्टिंग 3.99 वाली है वो $1 में शो होगी। देखिए, ₹169 पर मंथ विद फ्री डोमेन। तो ये यही होस्टिंग जो $899 पर मंथ की रुपीज में बता रहा है होनी थी, आपकी ₹169 पर मंथ पे मिल रही है आपको। और साथ इसके आपको होस्टिंग भी, एक डोमेन भी फ्री में देंगे जब आप यहाँ से कार्ट में ऐड करेंगे। तो आप इसको ऐड टू कार्ट करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, वहां पे आपसे आपसे ये कहेगा कि आप डोमेन फ्री के लिए एलिजिबल हैं, आपने फ्री डोमेन लेनी है तो फ्री डोमेन भी ले लो। गुड न्यूज, यू विल गेट अ फ्री डोमेन विद दिस ऑर्डर। यहाँ पे डोमेन का नाम लिखें। डोमेन आपको हमेशा वो वाली मिलेगी जो पहले किसी और ने ना ली हो। अगर ये नाम किसी और ने पहले से लिया हो तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉगिंग वर्ल्ड, बहुत बेसिक नाम है ये, तो ये तो नहीं मुझे मिलने वाला, मैं पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ब्लॉगिंग वर्ड मैंने लिखा है, सॉरी bloggingworld.com इज अनअवेलेबल फॉर दिस ऑफर। क्या अवेलेबल है? .co.com, .org, .xyz.com, ये वाला bloggingwordpro.com के साथ उसका लिखा हुआ है कि सारी की सारी आपको फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, इस प्लान के अंदर। तो आपको ऐसा नाम टाइप करना है जो आपको जो किसी और ने पहले ना लिया हो। और दूसरी बात यह है कि डोमेन नेम होना कैसे चाहिए, कोशिश करें 2 वर्ड्स का डोमेन नेम लेके चलें। नाम छोटा रखें ताकि आपका कल को जब यूआरएल होगा ना तो वो भी बहुत ज्यादा लेंथी ना हो रहा हो और इजी टू रिमेंबर हो, इजीली लोगों को याद हो जाए। तो कोई ब्रांड नेम रखा जा सकता है, जैसे दराज है, जैसे उर्दू पॉइंट है, इस तरह से कोई ब्रांड नेम बनाया जा सकता है। या कीवर्ड बेस्ड डोमेन हो सकती है कि कोई कीवर्ड है वो कीवर्ड ही डोमेन के अंदर आ रहा है, जैसे पेट प्रोडक्ट्स, बेस्ट पेट प्रोडक्ट्स, बेस्ट डॉग प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ। अगर डॉग की साइट है डॉग प्रोडक्ट्स, तो ये बेस्ट डॉग प्रोडक्ट्स या डॉग प्रोडक्ट्स मिलनी तो नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि मुझे क्या मिल सकता है। तो कीवर्ड बेस्ड भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं EMD, एग्जैक्ट मैच डोमेन। कीवर्ड के साथ एग्जैक्ट मैच डोमेन ली है ताकि आप अच्छा रैंक हो सकें, तो आपको उसमें थोड़ी बहुत फेवर भी मिलती है। बट अब ऑल इन ऑल ये नहीं है कि पहले लोग हमेशा एग्जैक्ट मैच बनाते थे कि कम से कम जो कीवर्ड हमने डोमेन के नाम में लिया है कम से कम उसके लिए तो रैंक हो। लेकिन अभी उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो आप ब्रांडिंग की तरफ भी जा सकते हैं, ब्रांड नेम बना लें, कीवर्ड बेस पे भी जा सकते हैं। असल काम तो बाद में जब आपने उस पर वर्किंग करनी है। और
डोमेन नेम बहुत बड़ा लंबा डोमेन नेम ना हो, 2 वर्ड्स का आइडियल है, ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ड्स पे चले जाओ, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, आगे पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करोगे, चेकआउट करोगे, आपकी डोमेन और होस्टिंग आपके अकाउंट के अंडर आ जाएगी। और फिर सी पैनल मैंने आपको यूज करना दिखाया GoDaddy के थ्रू, तो वो सब कुछ फिर आपके सामने है। तो ये अगर आपने अपनी स्टार्ट करनी हो डोमेन और होस्टिंग, तो आप किस तरह से ले सकते हो स्टार्टिंग में कम पैसों में, और आप प्रोफेशनल साइट बना सकते हैं, ये मैंने आपको उसके बारे में बताया। ठीक है, आप एटीएम कार्ड आपका है ना, उसके ऊपर एटीएम अपने बैंक को कॉल करें, उसको उनसे इंटरनेट सेक्शन एक्टिवेट करवाएं कि मुझे रात 12 बजे तक मैक्सिमम जो है ना वो आपके एक डे के लिए वो करते हैं, तो अगर सुबह 9 बजे भी कॉल करोगे तो रात 12 बजे तक मैक्सिमम वो सेशन एक्टिवेट करके देंगे। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप उस टाइम पे वो कार्ड इंटरनेट के लिए यूज कर सकते हो, तो उससे भी पेमेंट हो सकती है। प्रीपेड डेबिट कार्ड्स मिलते हैं जिसमें पैसे होंगे तो यूज होते हैं, और वो आपका जो है एमसीबी प्रोवाइड कर रहा है, एमसीबी लाइट के नाम से, एचबीएल का है, उसके उनसे लिया जा सकता है। वो प्रीपेड कार्ड होते हैं, उसमें पैसे होंगे तो यूज होंगे वरना नहीं होंगे। और उसके बाद फिर आपके पास ये जो अगर पेनीर बनवाया हुआ है, उसका कार्ड बनवाया हुआ है, तो आप उस कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेमेंट करने के लिए। जी मैं एचएस की तरफ अब आ रहा हूँ। वीबली एसईओ का बता दें, तो वीबली किया हुआ है, मैं फिर भी उसका दोबारा बताता हूँ अभी। शॉपिफाई स्टोर की पेड मार्केटिंग पिंटरेस्ट पे कैसे कर सकते हैं? जी पिंटरेस्ट का अपना एड्स का टूल है। ठीक है, पिंटरेस्ट की अपनी एड्स चलती हैं जैसे फेसबुक की चलती हैं, ट्विटर की भी एड्स चलती हैं, तो उसी तरह से होगा अगर वो पेड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। इंटरनेट ट्रांजेक्शन के लिए उन्हें उन्हें बोला है कि मैंने इंटरनेट ट्रांजेक्शन के लिए कार्ड यूज करना है, तो वो आपको इंटरनेट सेशन एक्टिवेट कर देंगे। ये इशू आया है क्लिक बैंक पर, अनअवेलेबल इन योर लोकेशन, क्लिक बैंक इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल सेक्शन दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस इन सर्टेन। अच्छा, मे बी फिर कोई रिसेंटली कोई इशू हो, मैं चेक करूंगा वैसे। पेनीर का कार्ड ना हो, सिर्फ अकाउंट हो, तो पेमेंट हो सकती है या नहीं? नहीं, पेमेंट नहीं हो सकती, कार्ड के थ्रू हो सकती है। एक होस्टिंग में एक से ज्यादा डोमेन्स यूज कर सकते हैं, जो ये वाली होस्टिंग है इसमें नहीं कर सकते। जो होस्टिंग जिसमें एक से ज्यादा डोमेन्स यूज कर सकते हैं, उसके होस्टिंग के फीचर्स में लिखा होगा कि ये कितनी साइट्स को सपोर्ट करती है। ऑनलाइन स्टोर के लिए शॉपिफाई बेहतर है या वर्डप्रेस? दोनों बेहतर है। शॉपिफाई इजी है लेकिन एक्सपेंसिव है, मंथली एक्सपेंस है। वर्डप्रेस का मंथली एक्सपेंस नहीं है। वर्डप्रेस स्क्रिप्ट फ्री है। डोमेन होस्टिंग ले ली तो स्क्रिप्ट फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। शॉपिफाई के ऊपर $30 जो है, आपका 4 5 4 4 हजार नहीं बनेगा, 45 4600, ये तो पक्का है ना, देना ही देना है। प्लस कोई ऐप अगर पेड यूज कर लेते हैं तो वो भी देना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसिव है। अच्छा, अब बात आ गई एचरफ्स की। ये मुझे बड़े दिनों से बोल रहे हैं, तो ये भी मैं करवा दूं। एचरफ्स के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने जो साइन अप करना है ना, वो ये अकाउंट बनाना है आपने। मैं आपको बता रहा हूँ, एचरफ्स आप फ्री में यूज कर सकते हो उसको। वर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टूल है ये, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे टूल्स और भी हैं, इनकॉग्निटिव एसईओ है, मोज है, सेमरश है, बहुत कुछ है, लेकिन अल्टीमेट एचरफ्स आपका। तो अगर आप इसे फ्री में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि एचरफ्स वेब मास्टर टूल्स, अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे तो ये hrefs.com/webmastertools इनका एक सेक्शन है जिसमें ये फ्री में आपको साइट को ऑडिट करना अलाउ करते हैं। आप इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च वगैरह इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, कुछ फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल है वो भी हमारे लिए मोर देन इनफ है क्योंकि फ्री में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एचएस मास्टर टूल्स में आके आपने साइन अप फॉर फ्री करना है। साइन अप विद गूगल करें, ईमेल से करें, जैसे भी करना है। जब हो जाएगा तो उसके बाद आपने लॉग इन करना है। एचएस पे आए, साइन इन पे क्लिक करें। जिस अकाउंट को, जिस ईमेल को यूज करते हुए लॉग इन किया, साइन अप किया है, उसी से आप लॉग इन कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है साइन अप करना तो इज नॉट अ बिग डील, ये मैंने आपको बता दिया। hrefs.com/webmaster-tools या गूगल पे लिख के आ जाए, यहाँ पे आपने साइन अप करना है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया, और उसके बाद फिर लॉग इन करना है। तो मैं ये लॉग इन कर रहा हूँ hrefs.com, इस पे आके मैं लॉग इन कर रहा हूँ। तो ये लॉग इन आपके सामने, यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट साइट्स ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हुई हुई है, और आप भी यहाँ पे अपनी साइट ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ऐड कैसे होगी? न्यू प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड मैन्युअली, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी साइट ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक साइट है, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। इस साइट में लिखूंगा HTTP HTTPS नहीं लगाना, हम पूरी साइट को देखना चाह रहे हैं,
प्रोजेक्ट का नाम दें, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ये आपसे वेब मास्टर टूल्स की गूगल सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन मांगेगा। अगर आप वेरिफिकेशन करवाओगे तो आप इसके ऑडिट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो ये एचरस मास्टर टूल्स के अंदर ये लिमिटेशन है। तो गूगल सर्च कंसोल होना जरूरी है, तो क्लाइंट से आपको वो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो साइट है इसका गूगल सर्च कंसोल इस ईमेल पे है, तो मैं वो ईमेल सेलेक्ट करूंगा और ये उससे चेक कर लेगा और ऑनरशिप वेरीफाइड कि जी गूगल सर्च कंसोल है इनके पास। तो गूगल सर्च कंसोल होगा तो ये आपको फ्री में यूज करना अलाउ करता है। तो आप क्लाइंट से ले लेंगे तो फिर या आपने खुद सेटअप किया हुआ तो फिर आप कर सकते हैं, और ऑनगोइंग क्लाइंट है तो फिर तो यहाँ मस्ट में ऐड रखूंगा ताकि मुझे पता लगता रहे मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी पड़नी है, वो मैंने कर दी और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा एंड फिनिश। तो ये आपका क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑडिट होना स्टार्ट हो जाएगा और बड़ा कंप्रीहेंसिव, बड़ा डिटेल्ड ऑडिट करके ये मुझे बताएगा। सो ये देखें यहाँ पे ये साइट कहाँ ऐड हुई है पे, ये देखें क्रॉल स्टार्ट हो चुका हुआ है और अब इसमें इसके बैक लिंक्स, इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है, सब कुछ मुझे बताएगा। अब देखिए अगर आप ये सबसे पहली साइट लिंजी, इसमें 94 स्कोर है एज पर एक्सपर्ट्स, डोमेन रेटिंग, रेफरिंग डोमेन्स कितनी है जहाँ से बैकलिंक्स लिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू कितनी है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने रैंक पे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर मुझे देखना है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन कौन से रैंक पे हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे कीवर्ड्स कौन कौन से ऐसे हैं जो गूगल पे रैंक हैं ऑलरेडी, और किस किस पोजीशन पे हैं और उनकी क्या क्या सर्च वॉल्यूम है। तो ये आपके सामने आ जाएगा। देखिए बिजनेस कोचिज 5वें नंबर पे आ रहा है इस टाइम, 450 का सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी 20 है सिर्फ, कीवर्ड डिफिकल्टी तो जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। 79 ट्रैफिक ऑलमोस्ट आपको मिल रही है। पोजीशन 2 के ये आपको बता दिया उसने, पोजीशन 2 है द रैंकिंग पोजीशन ऑफ योर टारगेट कीवर्ड इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स फॉर अ गिवन कीवर्ड। अच्छा तो ये इंप्रूवमेंट्स बता रहा होगा। फिर बहरहाल सेकंड पोजीशन है। उसके बाद बिजनेस कोच 4400, 31 कीवर्ड डिफिकल्टी और इसमें ट्रैफिक 49 अब मिल रही है तकरीबन आपको। 10th पोजीशन के ऊपर ये आ रहा है, ये डाउन हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद सुमोमी है और इस तरह से सारे कीवर्ड्स, उनकी ट्रैफिक वॉल्यूम और उनका सर्च वॉल्यूम और उनकी पोजीशन, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास आ रही है। तो फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड एंटरप्रेन्योर्स कोचेज 12 नंबर पे आ रहा है, दूसरे पेज पे है और 350 इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी हिम्मत करूंगा, मैं इस कीवर्ड के लिए ये लिंक है जो रैंक पे आ रहा है बेस्ट बिजनेस कोचेज, तो मैं इसके ऊपर थोड़े से बैकलिंक्स और अच्छे वाले करवाऊंगा। हो सकता है एक अच्छा बैकलिंक लगवाऊं, ये 12 से ले आपके 9th पे 8th पे 7th पे आ जाए, फर्स्ट पेज पे आ जाए, तो फर्स्ट पेज पे ट्रैफिक आपको ज्यादा मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड कहाँ कहाँ जा रहा है और किसके ऊपर मैं अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश लगाऊं तो वो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। जो फर्स्ट पे हैं वो तो ट्रैफिक ला रहे हैं, और जो सेकंड पे हैं, जो थर्ड पे हैं, उनको अगर ट्रैफिक उनसे लेके आनी है, मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप, ये इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसने कर दिया। तो जो टॉप वाले हैं वो पहले आ रहे हैं, उनका सर्च वॉल्यूम ईच एंड एवरीथिंग। और अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये देखें ये वाले, ये कौन कौन से कीवर्ड हैं और कहाँ कहाँ के ऊपर ये रैंक कर रहे हैं और क्या क्या उनका सर्च वॉल्यूम है। तो जो अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले हैं और थोड़ा सा पीछे हैं, उन्हें मैं एक्स्ट्रा पुश देने के लिए उन पर कुछ बैकलिंक्स लगाऊंगा, उनको आगे लेके आऊंगा। तो ये आप कीवर्ड्स का डाटा चेक कर सकते हैं, तो कौन सा कीवर्ड किस लिंक के लिए रैंक पे है वो भी पता चल रहा होता है आपको। तो ये चीज़ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया हो रहा होता है। गूगल सर्च कंसोल में भी इसका आइडिया हो रहा होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले इसको रीड करना बता लूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कौन सा कीवर्ड कहाँ जा रहा है, जो सेकंड पे या थर्ड पे है उसको एक्स्ट्रा पुश करने के लिए उस पर थोड़ी वर्किंग करके उसको जल्दी ऊपर ले आए, ताकि ट्रैफिक ज्यादा हमारे पास आना स्टार्ट हो, और क्लाइंट को ट्रैफिक ही चाहिए। फिर आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक का बता रहा है ओवरऑल की कितनी जा रही है, फिलहाल डाउन हो रही है आजकल। बैकलिंक्स, तो बैकलिंक्स के अंदर नंबर ऑफ बैकलिंक्स 5.7 के बैकलिंक्स हैं जी आपकी साइट के, ये बता रहा है आपको, ये देखें। ठीक है, और इसमें अब वो रेफरिंग डोमेन कौन सी है, एंकर आपने कौन सा यूज किया हुआ है वहां पे लिंक लगाने के लिए, जो कीवर्ड होता है जो एंकर, जो उसकी बात कर रहा हूँ, और किस लिंक के ऊपर वो लगा हुआ है, ये सब कुछ आपके सामने आ रहा है। फिर उसकी डोमेन रैंकिंग कितनी है, उसकी यूआरएल रैंकिंग कितनी है, उस साइट की आगे रेफरिंग डोमेन्स कितने बैकलिंक्स है, ईच एंड एवरीथिंग वो बता रहा है आपको। तो ये डोमेन रैंकिंग जो है और यूआरएल रैंकिंग, इससे आपको आइडिया हो रहा होता है कि जिस साइट से लिंक ले रहे हो वो साइट कितनी अच्छी है। तो आप इस तरह से चेक करके आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास लो क्वालिटी बैकलिंक्स हैं वो आप, या हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, जो लो क्वालिटी हैं, मतलब हाई क्वालिटी को इम्प्रूव करना है आपने, जारी बात है। जैसे 85, 90, 90, 16 इस तरह के आपके पास ज़्यादा होने चाहिए, 1, 2, 3, 10 तक, 20 तक, जिस तरह ये है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा आपका सॉलिड नहीं है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इस तरह से आप लोग बैकलिंक्स वगैरह को चेक कर सकते हो।
और अगर कोई बैकलिंक्स रिमूव हो रहे हैं वो भी पता लगता है यहाँ से। बैकलिंक्स में ये न्यू बैकलिंक्स जो अभी नए नए डिस्कवर हुए हैं वो आपके पास यहाँ नजर आ रहे होंगे। और फिर लॉस्ट के अंदर आपके वो बैकलिंक्स जो आप लूज कर रहे हो, जो पहले लगे हुए थे अब रिमूव हो गए हैं, तो डेट वाइज बताया हुआ है कि कब कब कितने कितने बैकलिंक्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं। 12 को 13 हुए हैं, तो इस तरह सब बता रहा है। ब्रोकन बैकलिंक्स कौन से हैं कि हमने लगाए हुए हैं और लेकिन काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस मल्टीपल है जिनको चेक किया जा सकता है। और उसके बाद अगर मैं फिर वापस आता हूँ और नेक्स्ट जाता हूँ, बाकी आपने एक एक ऑप्शन को जाके देख लो, आपको समझ आ जाएगी। मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लाजमी आपको समझ आनी चाहिए उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। किधर चला गया है? डैशबोर्ड में वापस आता हूँ मैं अब। और यहाँ पे अब ये रेफरिंग डोमेन्स के टोटल नंबर ऑफ डोमेन्स कितनी है जहाँ से लिंक्स आ रहे हैं, और उसके बाद डोमेन रेटिंग है, फिर ओवरऑल हेल्थ है। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे जो टेक्निकल इश्यूज होंगे वो भी हाईलाइट करेगा आपको। वैसे तो स्कोर बहुत अच्छा है 90+, लेकिन स्टिल अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं तो आपको बताएगा। देखिए उसने एक्सीलेंट बोला भी हुआ है। नीचे आप आएंगे तो कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन टैग मिसिंग और एम्प्टी A183 के अंदर इमेज फाइल साइज टू लार्ज 37 इमेजेस हैं। ऑर्फन पेजेस जिनके ऊपर कोई इनकमिंग लिंक नहीं लगा हुआ 22 हैं। ठीक है, उसके बाद 50 पेज वाले 1 है, और इस तरह से मिसिंग ऑल टैग 786 हैं। और व्यू ऑल मैंने किया तो ये पूरी रिपोर्ट जो है वो ओपन होकर मेरे सामने आ जाएगी। तो हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर काम कर सकते हैं, इनको फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 183 एम्प्टी डिस्क्रिप्शन हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू अफेक्टेड यूआरएल्स, कौन सी वो लिंक्स हैं जो जिन पे डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। तो मेरे सामने सारे वो लिंक ओपन हो जाएंगे, तो फिर मेरे लिए उनको एडिट करना या उन पे ऐड करना कौन सा मुश्किल काम रह जाएगा। ये सारे हैं। ठीक है, इनको मैंने ओपन करते जाना और इसके ऊपर मैंने अपने मेटाज ऐड करते जाना है। तो ये सारे के सारे आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट की साइट है जब आपने ऐड की होगी तो बिल्कुल उसके ऊपर एक फोकस रख सकते हो और हर चीज़ आपको समझ आ रही होगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ईच एंड एवरीथिंग। सो ये एक मेन जो चीज़ है जो आपको देखना चाहिए अपनी साइट को ऐड करने के बाद। तो बहुत डिटेल्ड है सिर्फ। कीवर्ड रिसर्च वाला ऑप्शन इसका काम नहीं करेगा क्योंकि ये आपका पेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वेब मास्टर टूल्स वाला फ्री प्लान इन्होंने दिया हुआ है। तो हर साइड उसकी स्टैट्स और ओवर द टाइम उसमें एडिशन हो रहा है, कुछ चीज़ इंप्रूव हो रही है, डाउन हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ बताता रहेगा। देखिए ये अब पेपर है इसकी, ये जो साइट ऐड की है अभी तक इसकी क्रॉलिंग चल रही है, तो भी कंप्लीट इसने क्रॉल नहीं किया, उसके बाद मुझे बताएगा कि इसका क्या स्टेटस है। तो मैं हर साइड पे नजर रख सकता हूँ, स्पेशली जब आप ऑनगोइंग कैंपेन चलाते हो तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को ऑडिट करके टेक्निकल इश्यूज भी फिक्स करने हैं तो भी आप उसके उसे कोई मुझे गूगल सर्च कंसोल दो तो मैं आपको एचरेफ्स के थ्रू भी रिपोर्ट दे सकता हूँ जनरेट करके, और वो बहुत डिटेल्ड होगी और हम उस पर काम करेंगे। इस तरह की बात आप उसे कर सकते हैं और फिर आप उसको यहाँ ऐड करके रिपोर्ट निकाल के उसको शो करवा सकते हो। जब इंप्रूव करोगे फिर शो करवा सकते हो। और ऑनगोइंग कैंपेन है फिर तो इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो ये आपका एचरेफ्स है। हेडर्स तो हेडर टैग्स होते हैं ना, H1 H2 H3 H4 H5। और मेटास के अंदर ही मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो आपके सर्च इंजन के हैं, इमेज ऑल टैग्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। एक्सेल जनरेट हो जाती है जी, एक्सेल। ये साइट है, इसको मैंने ओपन किया, इसके इश्यूज को मैंने हाईलाइट करना है, इसके इश्यूज को मैंने बताना है। मैं इसको ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद ये मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, इस प्रिंट पे क्लिक करें। अगर आप इस पूरे पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं, सेव एज पीडीएफ, बजाय प्रिंट निकालने के सेव एज पीडीएफ करके सेव कर दें। ये पीडीएफ के अंदर पूरी ये रिपोर्ट आपकी सेव हो जाएगी, इसे आप सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं। यूआरएल क्रॉनिकलाइजेशन का एरर भी यही बताएगा आपको, यही हाईलाइट करेगा। ठीक है, ब्रोकन लिंक्स है वो भी ये हाईलाइट करेगा। तो एचरेफ से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, अल्टीमेट है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसकी कुछ नहीं छोड़ेगा। फेसबुक का ऑर्गेनिक मार्केटिंग का लेक्चर मिस हो गया था काशिफ। ऑर्गेनिक में जो हैश टैग है यार, सिंपल हैश टैग्स होते हैं। हैश लगा होता है, मीन्स कि आप अगर मोटिवेशन के ऊपर आपने पोस्ट करनी है तो मोटिवेशन के साथ हैश लगा के उसको टैग लगाए, वो टैग आप पोस्ट के अंदर ऐड करोगे, क्योंकि लोग हैश टैग्स के थ्रू सर्च कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ अभी।
वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी, मैनी कंग्रेचुलेशंस, $250 per month for 3 months job SEO of Amazon affiliate site. After 3 months, if you successfully drive traffic on his site, then client want to make a partnership with me. बहुत बेहतरीन हो गया असद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे काइंडली उसके साथ अगर कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू है ना, स्क्रीनशॉट्स वगैरह दीजिएगा मुझे। निदा क्या मिस हुआ? कीवर्ड सर्च इसी तरह ही है। कीवर्ड सर्च इसी तरह से, जैसे भी आपके सामने जो मैंने ये वाला सेक्शन ओपन किया ना, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वाला, वो इससे मिलती जुलती आएगी। जो मेन चीज हम इसमें देखते हैं ना, वो कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करते हैं। ये जो केडी आ रहा है ना आपका, ये केडी बहुत बेस करता है। सर्च वॉल्यूम अच्छा हो एज पर एचरएफ का जो डाटा है बहुत फ्रेश है। तो मीन ये बिजनेस कोच है ना, इसके लिए 4400 की ये बोल रहा है कि सर्च वॉल्यूम है, और कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 13 है, 31 है। तो इट्स अ गुड कीवर्ड। 50 होगी, 50 से ज्यादा होती जाएगी तो टफ होता जाएगा। तो ये छोट छोट जितनी कीवर्ड डिफिकल्टी आपकी कम होगी, उतना ज्यादा आपके चांसेस ज्यादा है। तो आपने वो कीवर्ड्स लेने होते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो अच्छा हो और जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। तो इसमें बिल्कुल गूगल एडवर्ड्स की तरह ये काम करता है कि जब आप अपना कीवर्ड देते हो तो नीचे उस कीवर्ड का डाटा भी बताएगा, और उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स जो उसके मतलब उसके बजाय आप ले सकते हो, जो कंसिडर किए जा सकते हैं, वो भी आपको दिखाएगा। उसमें आप जो चीज कंसिडर करते हो, दो चीजें, एक कीवर्ड डिफिकल्टी और दूसरा सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, वो आप कीवर्ड पिक करते हो। तो उसको फाइंड करने में टाइम लगता है, डिफरेंट कीवर्ड्स लगा लगा के देखना पड़ेगा, और फिर जाके आपको एक मिलेगा, क्योंकि कई लोग सर्च कर रहे हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं हो। तो वो इसी तरह जिस तरह ये नजर आ रहा है आपको, सॉर्ट ऑफ इस तरह से आपको नजर आएगा। यार अभी तो मैंने बताया, आप वो लिंक डिलीट किस साइड ने मारा की है, अभी आपको बताया नहीं मैंने। ये जो मैं बैक लिंक्स में गया हूँ, ये यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हो। तो अभी जो मैं बैक लिंक्स के अंदर गया हूँ, तो वहां पे आपको दिखाया तो है कि कौन से लॉस्ट हो रहे हैं, और वो आप चेक भी कर सकते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। ये बैक लिंक्स में जाओ, बैक लिंक्स, इसमें लॉस्ट, इसमें फॉर एग्जांपल ये देखो लेटेस्ट जो आ रहा है 27 है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये 9 है। लिंक रिमूव जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये लिंक रिमूव इन साइट्स ने की है। निशान कर सकते हैं, दो तक कोई इशू नहीं है। सब कुछ बताएगा आपको। सैमरश भी बिल्कुल इसी तरह का है, आपको हर डाटा हर चीज बताता है। अब बात आई हैशटैग्स क्या होते हैं। ये लीजिए, ट्विटर ओपन किया मैंने, या फेसबुक ओपन कर लूँ, या इंस्टाग्राम ओपन कर लूँ। ऑल डैश हैशटैग्स, ये टूल था। इसके अलावा और भी आपको हैशटैग जनरेटर मिल जाएंगे जो ट्रेंडिंग हैशटैग बताते हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि आप यहाँ पे कुछ कोई चीज भी पोस्ट करोगे ना, मीन्स के यहाँ पे मैं आता हूँ प्रोफाइल में अपनी, एक नया अकाउंट है ये देखें, अब ये एक पोस्ट हुई है, ये पोस्ट है, इसके साथ ये हैशटैग लगे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के साथ ये कोरोना वायरस डॉक्टर्स, कोरोना वायरस कोविड-19 अपडेट्स, एनसीएच, टेली मेडिसिन, टेली हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज, ये जो लगे हुए ये हैशटैग्स हैं। ये क्यों लगे हुए हैं भाई? लोग ये लगा के सर्च करते हैं, ये हैबिट है लोगों की, यूज हैशटैग यूज बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए मेडिकल सर्विसेज लिख रहा हूँ मैं, तो मेडिकल सर्विसेज के लिए 25,192 पोस्ट नजर आ रही है मुझे, मेडिकल सर्विसेज। और आगे कुछ कीवर्ड डिफरेंट है, उसके 236 है। तो मेडिकल सर्विसेज जो हैशटैग है, इसके लिए ये 25,192 पोस्ट ने अपने पोस्ट के अंदर ये हैशटैग यूज किया हुआ है। तो जब कोई ये हैशटैग लगा के सर्च कर रहा होगा और मैंने वो हैशटैग अपनी पोस्ट में यूज किया हुआ है, तो मैं भी उसके अंदर आ सकता हूँ। तो वो बंदा मुझे नहीं जानता, लेकिन वो सिर्फ हैशटैग मेरे लगाने की वजह से मेरा उसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है। मेरी पोस्ट देखेगा, उसको ओपन करेगा, मुझे फॉलो कर सकता है, उसके पोस्ट के साथ एंगेज कर सकता है, उसमें कोई बिजनेस के बारे में बात है तो बिजनेस जनरेट हो सकता है। तो बहुत सारे फायदे आपको हो सकते हैं, ठीक है, ये फायदा होता है आपको। तो हैशटैग आप फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में मतलब यूज करते हो,
ताकि जो लोग हैशटैग्स के थ्रू चीजें सर्च कर रहे हैं वहां पे भी आप आ सको। अब देखिए कोविड-19 मैंने एक हैशटैग वहां रखा, कोविड-19 यहाँ पे अगर लगाओ आप, तो देखिए कोविड-19 के लिए 3 करोड़ से भी ज्यादा 84,48,024 पोस्ट, इतनी ज्यादा पोस्ट है कोविड-19 के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से मैं उन सर्चेस के अंदर आ सकता हूँ। तो आप लोग हैशटैग यूज करते हैं अपने पोस्ट के अंदर, उसका फायदा ये होता है कि आप जनरल सर्च के अंदर अपीयर हो सकते हो सिर्फ हैशटैग यूजेस की वजह से। अब मोटिवेशन है, ये देखिए बिजनेस मोटिवेशन, देखिए यहाँ खुद ही हैश लगा हुआ आ गया, मैंने नहीं भी लगाया था लेकिन अब मैंने हैशटैग लगा दिया। तो देखें बिजनेस मोटिवेशन जिन लोगों जिन पोस्ट ने यूज किया हुआ है 6,19,879 पोस्ट है। बिजनेस मोटिवेशनल वाली 22,537 है। तो जब ये कोई सर्च कर रहा होगा तो जो नीचे पोस्ट आएंगी ना सारी, उनके अंदर मेरा चांस भी बन सकता है, मैं भी इसके अंदर आ सकता हूँ। तो ये इसका फायदा होता है ये आपको लगाने का। ठीक है, इन सब लोगों ने ये वाला टैग जो है वो यूज किया हुआ है अपनी पोस्ट के अंदर, तो मैंने यूज किया तो मैं भी वहां पे आ सकता हूँ। ये देखें जैकमा की पोस्ट मतलब किसी ने की हुई है, तो यहाँ पे देखें ये हैशटैग देखें कितने ज्यादा है, ये बिजनेस मोटिवेशन है जो मैंने टाइप किया है। तो मैं उसको नहीं जानता बिलियनर वर्ल्ड को, लेकिन सिर्फ हैशटैग सर्च कर रहा था तो मेरे सामने आ गया, मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, मैं इसकी पोस्ट को लाइक कर सकता हूँ, जो बात उसने लिखी हुई है उसके साथ कन्वर्ट हो सकता हूँ, बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक, ये हैशटैग्स का फायदा है जी आपको, इस वजह से हम लोग यूज करते हैं। असद अनवर ही इज फ्रॉम यूके। अच्छा कोई क्लाइंट का मैसेज आया, एक्चुअली क्लाइंट पर थ्रू अब, बट वो अब डायरेक्ट हो गया है, स्काइप पर वीडियो इंटरव्यू लिया और उसने वो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे साथ काम करना चाहता है। ठीक है वो करे शेयर, अपवर्क के ऊपर कोई इशू नहीं है, अगर आपसे ईमेल मांगता है स्काइप मांगता है आप दे सकते हैं। और बाकी ये कि जो पेमेंट्स है वो आप अपवर्क पे रखो, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। $500 आपने उसके साथ अर्न कर लिया तो 10% पे फी आ जाएगी, और 10,000 तक अगर आप चलेगी तो 5% पे फी आ जाएगी। तो वहां पे ये सिस्टम नहीं है 20%। फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान आईपी से करोगे तो इशू आएगा, वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा। एक बार ब्राउजर सेव हो गया ना, होता है ना फेसबुक में लॉगिन करते हो और जो दूसरा पर्सन है उसको नोटिफिकेशन जाता है कि आप, और वो बता देना अगर कि यस दैट इज मी, और सेव ब्राउजर कर दे, तो फिर उसके बाद वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। और आईपी लगा के भी यूज किया जा सकता है, वो भी हो सकता है। ये हो गया जी। उसके बाद आप बताएं और इसके अलावा क्या करना है, बताते जाएं। अच्छा विक्स की बात किसी ने की थी, विक्स एसईओ, ये विक्स एसईओ ओपन कर रहा हूँ, वीबली भी एग्जैक्टली सेम है। मैंने ये भी करवाया हुआ है लेकिन मैं दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये भी, मैं 3-4 दिन से ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरा ख्याल है करवा देना चाहिए इसको भी। तो दुनिया को कोई भी सीएमएस हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इजी होकर इस पर काम कर सकते हो। फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और एक्सपोजर मिले। अगर आपने पहले मैसेज लेक्चर मिस किया हुआ है, शॉपिफाई हो, अ, वो ये आपका वर्डप्रेस हो, आपका जूमला हो, ड्रुपल हो, ये जो विक्स है, वीबली है, स्क्वेयर स्पेस है, मजेंटो है, इतने सीएमएस है आप सोच नहीं सकते, लेकिन बेसिक सेम है। आपको सिर्फ मेटाज ऐड करने का ऑप्शन चाहिए। तो इसलिए आप लोगों ने उनसे भागना नहीं है कि आपसे वो होगा या नहीं होगा, ऐसी कोई चीज नहीं है, वो आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह, इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। हमने एक वेबसाइट वेब 2.2 करते हुए बनाई थी, होपफुली कि लॉगिन चल जाएगा ये वाला। जी ये चल गया। विक्स का इस तरह आपको लॉगिन मिलेगा, ये भी शॉपिफाई की तरह है, आपका यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होगा, ईमेल पासवर्ड इसी का विक्स का ही होगा, का बैकएंड नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऑल इन ऑल डैशबोर्ड ही है जैसे शॉपिफाई में होता है। तो इसको लॉगिन कर लें। इसमें एडिट करना भी मैंने आपको बताया था वेबसाइट बनाने के बारे में जब वेब 2.0 की थी। अभी मैं आपको स्ट्रेट अवे एसईओ की चीजें बता देता हूँ, वो इसमें कैसे परफॉर्म होती हैं। भाई रोबोट्स डॉट टी एक्स टी पहले से होता है, तो अपनी अपनी साइट के लास्ट पे स्लैश के बाद रोबोट्स डॉट टी एक्स टी लिखो, रोबोट्स ओपन हो जाएंगे जैसे शॉपिफाई में है। साइट मैप इसमें पहले से ही होता है, अपनी साइट के लास्ट पे स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखोगे, साइट मैप ओपन हो जाएगा। तो वो दोनों आपको ना बनाने पड़ते हैं और ना ही आप उसको, इनके ऊपर ये सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनके ऊपर आपके पास वो कोई ऑप्शन नहीं है उनको एडिट करने की, वो बिल्ट इन बने हुए आएंगे, उनको सिर्फ में ऐड कर दिया, बिंग में कर दिया, वही काम है। अच्छा अब मैं डैशबोर्ड में आया हूँ। डैशबोर्ड में मैंने एक साइट बनाई थी, वो ओपन हो जाती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे इसमें हम कैसे काम करेंगे।
मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, ईमेल वेरीफाई नहीं की हुई हमने। मैं थोड़ा सा तेज तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें पुरानी हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझ आ जाए, लेकिन थोड़ी स्पीड से जितनी चीज़ें मैक्सिमम कवर की जा सकती हैं हम कर लें। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। कस्टम साइट की वीडियो अपलोड, जी मैं आता हूँ जी, उस तरफ आता हूँ। ये खत्म कर लें फिर अगले मैं मेरे क्वेश्चन पे थ्रो करना, वरना ऊपर चला जाएगा, बात मुझे नजर नहीं आना। अच्छा, ये साइट बनी हुई है। इस साइट में साइट एक्शन पे क्लिक करें और एडिट साइट। साइट को एडिट करते हैं, और एडिट करते हुए सबसे पहला काम है जी मेटाज। रोबोट्स मैंने बता दिए बिल्ट इन होंगे, साइट में बिल्ट इन होगा। गूगल सर्च कंसोल कैसे करना है, एनालिटिक्स कैसे करना है, मेटास कैसे करने हैं, इमेजेस ऑल टैग्स कर कैसे करने हैं, ये सारी वो चीजें जो हमें करनी है इसके थ्रू, तो मैं आपको बताने लगा हूँ। साइट एडिट हो जाती है तो हम लोग इस पे काम करते हैं। ले जी, आपकी साइट हो गई ओपन। नहीं हुई? ये आपकी साइट ओपन होगी। साइट बनी हुई है, अब इसके पेजेस के मेटाज ऐड करने हैं। ये देखिए मेन्यू एंड पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। ये हर विक्स में ऐसे ही आएगा। इन पे क्लिक करें, पेजेस। ये आपका होम, अबाउट, ट्रैवल, ईट, सारे पेजेस आ रहे हैं। ठीक है। अब मुझे होम का मेटा ऐड करना है। होम पे क्लिक किया, ये सामने उसके ये तीन डॉट्स आ रहे हैं, इस पे क्लिक किया। ये सेटिंग आ रही है, सेटिंग एसईओ गूगल सोशल शेयर, मुझे एसईओ गूगल सेटिंग करनी है। एसईओ गूगल पे क्लिक करूंगा, ये एसईओ गूगल पे ले आया। ये आपका यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आएगी, ये आपका मेटा टाइटल आएगा। ये ऊपर आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा, यहाँ पे पूरा बना के जैसे वो गूगल में शो होना है। और ये आपका स्लग है, इनकेस अगर आपको चेंज करना पड़े। स्लग चेंज करोगे तो आपका रिडायरेक्शन आपको साथ ही अप्लाई करवाएगा, वो बिल्ट इन इनमें बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है। लिंक योर ओल्ड यूआरएल टू न्यू वन एंड कीप योर गूगल रैंकिंग बाय सेटिंग 301 रीडायरेक्ट। देखिए मैंने जैसे ही वो थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसने मुझे फौरन उसने जो है वो ये आपका जो एरर है उसको हाईलाइट किया है। उसके बाद ये फिर आपका सोशल शेयर वाला ऑप्शन आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें इमेज लगा सकते हो आपके होम पेज के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज क्या शो होगा। अगर बिल्ट इन रखना चाहते हो तो फिर आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया शेयरिंग में शो होगा, और इमेजेस भी इसमें जो बाय डिफॉल्ट इमेज आपका मेन इमेज होगा वो शो होगा। लेकिन कस्टम कोई रखना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है, पेज बाय पेज किया जा सकता है। उसके बाद अबाउट अस है, तो इसी में भी ये जो तीन डॉट्स बने हैं, मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा मुझे स्ट्रेट पे ले जाएगा। ये एसईओ सेटिंग में मैं जा सकता हूँ, वरना यहाँ पे क्लिक करके भी एसईओ गूगल में जा सकता हूँ, फिर भी यहीं पे आऊंगा। ये मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन इसका स्लग सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। रिजल्ट्स में, गूगल रिजल्ट्स में शो हो या ना हो, ये सामने आ रहा है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो ये इंडेक्सेबल नहीं होगा गूगल में, गूगल इसको इंडेक्स नहीं कर सकता, कोई भी सर्च इंजन इसको इंडेक्स नहीं कर सकता अगर आपने ये ऑफ कर दिया। ये फिर आपका ब्लॉक हो जाएगा, नो नो इंडेक्स सेट हो जाएगा। सोशल शेयरिंग का इमेज को स्पेसिफिक लगाना है तो लगाया जा सकता है। एडवांस एसईओ है, इसमें स्ट्रक्चर डाटा वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको जरूरत नहीं है। ये सारे ओजी मेटास हैं, ओजी मेटास को आप पिक करने दें जो आपने मेन अपने लगाए हुए हैं, वरना हर पेज के ऊपर बैठे चेंज करते रहेंगे। तो ओजी मेटास जो सोशल मेटास होते हैं वही वाले। ये इस तरह से आप सारे कर सकते हो। ट्रैवल में जाओ, यहाँ पे भी एसईओ से गूगल ये आगे। तो ये तो आपका आ गया मेटा सेट करने का। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, और अब हम बात करते हैं जी हमने सेट करने हैं इमेजेस वगैरह। तो मैं होम पे वापस जाता हूँ। होम पे अभी ट्रैवल पे क्लिक किया हुआ, तो ट्रैवल वाले पेज पे कुछ नहीं था, बस वही था। होम पे वापस आया, ये होम है। अब ये भी ड्रैग ड्रॉप एडिटेबल इस तरह की चीजें हैं सारी, वरना मैंने आपको फिलहाल बताना है इमेज का। तो ये इमेज है, इसको मैंने डबल क्लिक किया। इसके बैकग्राउंड ये आपके पास सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें। ये बिल्कुल बॉटम पे ऐड इमेज ऑल टैग ऑप्शन आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आ रहा है। तो इमेज पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक किया, व्हाट इज इन द इमेज, टेल गूगल ऐड ऑल टेक्स्ट हेयर। तो यहाँ इमेज ऑल टैग लगा देना है आपने, तो किसी भी इमेज पे लगाना है इस तरह से लगेगा। ये इमेज है, इस पे लगाना है, क्लिक करें, सेटिंग। अच्छा, ये तो पोस्ट में लेके जा रहा है। ये पोस्ट का इमेज है, असल में ये मेन इमेज यहाँ नहीं लगा हुआ, ये पोस्ट के साथ इमेज जो है वो वाला है। तो जो मेन इमेज यहाँ के होंगे वो यहाँ हैंडल होंगे, जो पोस्ट वाला है वो पोस्ट में जाके हैंडल होगा।
लेकिन प्रोसेस सारा यही सेम है। इमेज पे डबल क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है और वहां जाके आपने इमेज ऑल टैग लगा देना है। तो ये सिंपल इमेज ऑल टैग का मेथड है। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल कैसे होगा? तो ये ऊपर देखें, ये तो मेन सारा था ना जिसमें डिस्कस कर रहा था। अब ये सेटिंग्स का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे जाता हूँ अब सेटिंग्स में। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 5 आइकन। तो ये 5 आइकन आपको पता है जो ब्राउजर के अंदर ये आइकन शो हो रहा होता है, ये 5 आइकन है। तो 5 आइकन अगर आपने लगाना है तो वो सेटिंग में 5 आइकन पे जाके आप लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपको गूगल सर्च कंसोल वगैरह करना है तो ये मार्केटिंग इंटीग्रेशन आ रहा है, इस पे आप चले जाए। ये मार्केटिंग इंटीग्रेशन ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, कोई भी कोड आपको जो बोले जाके हेडर में ऐड कर दो, वो सारे आपके यहीं से आके हैंडल होंगे। ये देखें जी, ये गूगल एनालिटिक्स है, कनेक्ट करें, गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर लो। ठीक है। फेसबुक पिक्सल कनेक्ट करना है तो ये ऑप्शन आ रहा है। गूगल टैग मैनेजर है, फेसबुक कैटलॉग है, फेसबुक एड्स है। तो बड़ा सिंपल वे से उसने हर चीज बताई हुई है यहाँ पे। तो ये आप सब सब काम कर सकते हैं। उसके बाद एसईओ टूल्स, इस पे जाएं। इसमें ये साइट मैप आपके आ रहे हैं, यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो सिर्फ। ये आपका यूआरएल रीडायरेक्ट मैनेजर है, अगर आपने यूआरएल्स को रीडायरेक्ट करना हो। ये आपका रिपोर्ट्स डॉट टी फाइल एडिटर है। अच्छा, यहाँ पे एडिटर दे दिया इन्होंने, तो अब एडिट किया जा सकता होगा शायद, अभी पता नहीं फ्री प्लान में है या नहीं है, पेड में जाके अवेलेबल हो। यहाँ पे कनेक्ट डोमेन टू एक्टिवेट रोबोट डॉट टी, हमारी भी डोमेन अटैच नहीं है, हम फ्री यूज कर रहे हैं। हमने सिर्फ अभी विक्स वैसी साइट बनाई हुई है जिस साइट के अंदर डॉट माई विक्स साइट डॉट कॉम इस तरह कुछ होगा। तो जब प्रॉपर डोमेन अटैच करोगे तब ये आपको अलाउ करेगा यहाँ पे इसको एडिट करना या देखना। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ गए। उसके बाद और क्या होता है इसके अंदर, सेटिंग में ही वापस जाए और आपके पास यहाँ पे सोशल शेयर, वो जो मेन आपके मेटा ओजीडी मेटाज अगर मेनली कोई उनकी सेटिंग करनी हो तो वो है। फिर यहाँ पे आपका एक है एरर पेज 404। ये मुझे बड़ा, वो तला ने शायद पूछा था। इसमें देखिए, अपनी मर्जी का 404 एरर पेज कस्टम डिजाइन कर सकते हो। ये वो आपका एरर पेज है। ठीक है, लेकिन इसके लिए अपग्रेड रिक्वायर्ड है। प्रीव्यू डिफॉल्ट एरर पेज अगर करना है, मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरा जो डिफॉल्ट एरर पेज है मुझे वो दिखा रहा है कि ऐसा नजर आएगा आपको। तो इसको एडिट किया जा सकता है, अगर आपके पास प्रॉपर पेड प्लान है तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका 404 एरर पे मुझे याद आ गया था कि ये तला ने पूछा था। फिर बिजनेस इंफॉर्मेशन में बिजनेस इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। रोल एंड परमिशन में जाके क्लाइंट आपको ऐड करता है, या अगर आपकी विक्स है किसी को ऐड करना है तो आप उसको ऐड में जाके ये ऑप्शन आता है। किसी को अगर ऐड करना हो अपना स्टोर मैनेज करने के लिए तो आप इस ऑप्शन से आके उसको ऐड कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल मेरा ख्याल है यही है, और तो कुछ नहीं है। वीबली भी सेम है। ऐसे कोई भी सीएमएस आ जाए, आपको सिर्फ ऑप्शन देखने हैं कि उसके ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको मुझे यूज करना है, सिर्फ आपको वो देखना होता है। तो इसलिए इजी लेके किया करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो बेसिक्स हैं वो सेम है, बस आपको देखना है कि उस इंटरफेस में, उस डिजाइन में कुछ काम कैसे होना है। अब देखिए, इसमें इनवाइट पीपल पे जाके किसी को भी ऐड किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद और क्या है जी, आई थिंक दैट इज इट। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो सारी यही हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जी, विक्स सेल्फ होस्टेड है, ड्रैग ड्रॉप सारा है, शॉपिफाई जिस तरह से था। एसईओ साइट चेकअप, एचरएफ्स। रमशा आप अभी आए हैं? मैंने एचरएफ्स करवा भी दिया है, और एचरएफ्स से हमरा एचरएफ्स के बाद कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल वही मॉडल है हर एक का, इसलिए मैंने एचरएफ साहब को करवाया है। और अगर आपने नहीं देखा, अगर आप लेट आए हो तो फिर उसी वीडियो को स्टार्ट से थोड़ा सा देख लीजिएगा। वीडियो शेयर करनी है 500 से 1 GB तक की है, गूगल ड्राइव में रखो या ड्रॉप बॉक्स में रखो और लिंक शेयर कर दो। जैसे मैं आप लोगों के साथ ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स रख के शेयर करता रहता हूँ। तो गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में रख के शेयर कर दें। जी, कोई इशू नहीं होगा, अगर वो ब्राउजर सेव हो चुका हुआ है तो फिर कोई इशू नहीं होगा, जहां से मर्जी लॉग इन करें।
अच्छा, किसी को बताएं। ठीक है। ऑडिट मांगते हैं, जॉब अवार्ड ना करें तो कोई बात नहीं सैफुल्ला, हमने तो अच्छी सर्विस देनी है ना। यकीन मानो, मैं ऑडिट करके देता हूँ, मैं 10 दिन पहले, 8 दिन पहले ऑडिट करके दिया होता है, और लोग 8-8 दिन बाद आके मुझसे मुझसे फिर ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। कन्वर्सेशन हो रही होती है ना, तो हाउ टू डील विद योर क्लाइंट्स, ये बड़ा मैटर करता है। और फिर वो, अगर आपका इंप्रेशन अच्छा गया है तो वापस आएंगे आपके पास ही। तो आप अच्छे से अच्छा करें। सब डोमेन मेन डोमेन के ऊपर बनती है, तो परचेज नहीं करना होता। जैसे SEOstopshop.com मैं यूज कर रहा था, तो उसके साथ अगर मैंने blog.SEOstopshop.com बनानी हो तो वो उसी के ऊपर सब डोमेन बनेगी फ्री में। सी पैनल के थ्रू बनती है वो। और सब डोमेन जो है वो उसका अब डिपेंड करता है क्यों बना रहे हो। सब डोमेन से मेन डोमेन को कोई फायदा नहीं होता, सब डोमेन एक अलग से एज अ डोमेन कंसिडर की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉग पेज बनाना है, तो बेटर ये है कि आप उसको विद इन द वेबसाइट बनाएं। ब्लॉग का एक पेज बना लें जो /blog SEOstopshop.com/blog के नाम से ओपन हो। उसका फायदा मेन डोमेन को भी होगा, लेकिन सब डोमेन का फायदा मेन डोमेन को नहीं होता। साकिब, क्या मिस हो गया मुझसे? साकिब 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 यार, दोबारा कल कोई बताएगा। सर ने वेबसाइट के ऑडिट के लिए कौन कौन से टूल बताए हैं? मैंने एसईओ साइट चेकअप बताया है, मैंने एचरफ्स बताया है, मैंने सेमरश बताया है। इसके अलावा मोज आप यूज कर सकते हो, इनकॉग्निटिव एसईओ है वो यूज कर सकते हो, रावण टूल्स है वो यूज कर सकते हो, स्क्रीमिंग फ्रॉग हम लोगों ने किया था। बहुत सारे टूल्स हैं यार। लेकिन मेनली मैंने सेमरश का थोड़ा सा इंट्रो दिया था आपको, आज एचरफ्स दोबारा रिपीट किया, पहले भी बताया था। एसईओ साइट चेकअप बताया हुआ है मैंने। तो उसके अलावा भी यूज कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगता है। लेकिन एट अ टाइम चार टूल्स नहीं क्लाइंट को पकड़ा देने। एक में ठीक करोगे, दूसरे में वो रिजल्ट नहीं आएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कम्युनिकेशन स्किल यही है कि जी आप ये समझें, जो क्लाइंट आपके पास आता है ना, जो प्रॉब्लम लेके आता है, उस प्रॉब्लम को फील करके उसको आंसर करें। समझे कि वो मेरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, ये इशू मुझे आ रहा है, और मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस जॉब को पोस्ट करूं तो मुझे किस किस्म के आंसर चाहिए, मुझे किस किस्म की हेल्प चाहिए। ये अपने आप पे अप्लाई करके फिर उसको रिप्लाई करो कि ये मेरा काम है, और मैंने किसी को देना है, और वो मुझसे मैं क्या आंसर चाह रहा हूँ। तो अगर इस तरह से अपने आप को उस प्लेस पर रख के बात करोगे ना, तो एक आपके लिखने का, राइटिंग का, और आपका बात करने का एक डिफरेंट स्टाइल होगा, डिफरेंट एक आपका अप्रोच होगी। तो इस वजह से हमेशा उस पेन को फील किया करें कि उसने क्या वो प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्या इशू उसको चल रहा है, और उसमें उसको किस किस्म की हेल्प चाहिए। और उसको एक बड़ा अच्छे तरीके से स्क्रैच से चीजों को एक्सप्लेन करके बच्चों की तरह गाइड करें, ताकि उसको पता लगे बंदा नॉलेजेबल है, और ये काम करना चाहता है, और ये काम कर सकता है। ऑडिट रिपोर्ट पूरी भी दे सकते हैं, और आप ऑडिट रिपोर्ट से पॉइंट्स उठा के वर्ड फाइल में रख के बाद में PDF कन्वर्ट करके भी दे सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगता है। जी, क्लाइंट फर्स्ट 5 दिन के बाद आया है। बस अपने आप बेस्ट करते रहो यार, अपना इंप्रेशन बनाते रहो। विक्स साइट का पर्पस क्या था? विक्स साइट पे भी साइट बनती है, जैसे लोग शॉपिफाई पे बनाते हैं वैसे विक्स पे भी बनाते हैं। CMS है ना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कुछ लोग वर्डप्रेस पे बना रहे होते हैं, कुछ विक्स पे बना रहे होते हैं, कुछ वीबली पे बना रहे होते हैं, कुछ शॉपिफाई बना रहे होते हैं, कुछ मजेंटो पे बना रहे हैं, कुछ ड्रुपल पे बना रहे हैं, कुछ जुमला पे बना रहे हैं, कुछ स्क्वेयर स्पेस पे बना रहे हैं। तो कितने CMS गिनवाऊं आपको मैं? तो ये हर एक का अपना अपना है, वो जिसको जहाँ पे इजी लगता है, या जो जिसके सामने आ गई उसने उसको यूज कर लिया, उसको बना दी साइट। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी वर्डप्रेस पे है CMS में से। सो इसलिए कोई साइट, कोई बंदा कोई भी साइट किसी भी CMS पे लेके आ जाता है, कोई इशू नहीं है। हम अपना काम जानते हैं, हम कर देंगे। स्क्रीमिंग फ्रॉग की फाइल एक्सपोर्ट इकट्ठी नहीं आती, या तो गाइड कर दें। आती क्यों नहीं आती यार? ये देखें, स्क्रीमिंग फ्रॉग की फाइल इकट्ठी क्यों नहीं आती? ये मेरे पास स्क्रीमिंग फ्रॉग पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं, मैं आपको भी फाइल जनरेट करके बता देता हूँ। अवार्ड स्पेस पे साइट बनाई थी, लेकिन उसका डैशबोर्ड ही अजीब सा आ रहा है, स्टोर डेवलपमेंट वगैरह कैसे करूँ समझ नहीं आ रही। मैम मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, क्या आ रहा है आपके पास? कहीं गलती से वर्डप्रेस की जगह उनका एडिटर तो नहीं यूज कर लिया? किसी डोमेन का सी पैनल नहीं है, तो उसका मतलब, उसका क्या मतलब होता है? ऐसे कब होता है? विक्स का सी पैनल नहीं होता, वीबली का सी पैनल नहीं होता, शॉपिफाई का सी पैनल नहीं होता, स्क्वेयर स्पेस का सी पैनल नहीं होता। ये सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है, इनका ऑल इन ऑल जो कुछ है इनके डैशबोर्ड में है, बैकएंड इनका अवेलेबल नहीं होता। ठीक है जी। कंट्रोल पैनल होस्टिंग का होता है, आपकी वेबसाइट का एक मेन फोल्डर है ये कंट्रोल पैनल।
इस साइट का सी पैनल क्यों नहीं है? टोनी बी फॉर प्रॉफिट्स। वर्डप्रेस की साइट है क्यों? अच्छा, वर्डप्रेस.com पे बनी होगी ये वर्डप्रेस.com की साइट लग रही है, इसलिए इसका सी पैनल नहीं है। वर्डप्रेस की भी दो साइट्स है ना, मैंने आपको बताया तो था एक दफा। वर्डप्रेस.com एक है और वर्डप्रेस.org दूसरा है। वर्डप्रेस.org वो स्क्रिप्ट है जो हम लोग यूज करते हैं अपनी साइट पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये स्क्रिप्ट है। सो गेट स्टार्टेड करो, डाउनलोड करके मैनुअली भी अपलोड किया जा सकता है, और हम लोग क्या करते हैं, होस्टिंग के थ्रू ही इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। वर्डप्रेस.com सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप मेंबरशिप लेके डोमेन बाय करके विद इन द वर्डप्रेस साइट बना सकते हो। तो इट्स जस्ट लाइक शॉपिफाई। तो उसका वर्डप्रेस.com होगा, इसलिए इसका कंट्रोल पैनल नहीं है। अच्छा, अभी मैं और क्या बताने लगा था, मिक्स हो गया कुछ। स्क्रीमिंग फ्रॉग बताने लगा था मैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग। अब देखें, ये एक साइट है, ये स्ट्रीम यार्ड भी पकड़ लेते हैं, ये साइट है, इसको कॉपी किया, इसको हम लोग ने स्क्रीमिंग फ्रॉग पे ऐड करके इसको हमने स्टार्ट किया और इसका पूरा का पूरा ऑडिट रन कर लिया। ये ऑडिट होने दें और मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, जो साफ शफाफ रिपोर्ट है वो वाली, और ओवरऑल जो रिपोर्ट है टोटल वो। तो ये 50% इसने कर दिया, और अभी ये जैसे कंप्लीट करता है मैं आपको बता देता हूँ। लो, इसका कोई पेजेस ही नहीं है हमारे मेन पे, कोई और साइट लेते हैं, ये ले लेते हैं ऑल हैशटैग्स वाला। मैं क्लियर, यहाँ पे मैं दूसरी साइट लगाता हूँ और स्टार्ट, और इसका क्रॉल कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं क्या करना है। तो देखिए काफ़ी सारे पेजेस आ रहे हैं। अब देखिए जो बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं ना, इसमें ये लाइब्रेरी पेज भी आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट जेएस डॉट css डॉट php डॉट js डॉट png, इमेजेस फाइल्स भी आ रही हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी आ रही हैं, css की फाइल्स भी आ रही हैं। तो मुझे इन सब की एसईओ थोड़ी करनी है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको जो टोटल साइट्स की फाइल्स है सारी आ जाती हैं, हमें वो नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें ये जो ऑल लिखा हुआ आ रहा है ना टॉप पे, इस ऑल पे जाके HTML सेलेक्ट करना है, वो फिर वो वाले पेजेस आएंगे जिनके साथ असल में हमने काम करना होता है। तो ये भी 25 पेजेस इसने यहाँ से निकाल के दिए हैं मुझे। मैं यहाँ पे ऑल से HTML में जाऊंगा तो ये रह गए हैं सिर्फ 11 पेजेस। तो ये देखिए प्रॉपर पेजेस हैं, प्राइवेसी, हैशटैग क्रिएटर, कॉन्टैक्ट लिंक्स, हैशटैग जनरेटर, ये प्रॉपर पेजेस हैं जिनकी एसईओ होनी है, जिनके मेटास वगैरह सब कुछ ऐड होना है। तो अब यहाँ से फाइल को जनरेट कर लें, यहाँ पे देखिए सब कुछ आपके पास आ रहा है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ईच एंड एवरीथिंग। तो HTML सेलेक्ट करके फिर आप एक्सपोर्ट करें। इमेजेस लेने हैं तो फिर सिर्फ इमेजेस सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे कह रहा है कहाँ पे सेव करना है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करवा रहा हूँ। तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाता है, तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें डेस्कटॉप, बल्कि ये यहाँ पे आएगा डेस्कटॉप के ऊपर, ये आ गया इंटरनल अंडरस्कोर HTML डॉट एक्सएल है, तो एक्सेल की फाइल है, ये ओपन हो गया जी। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके पास आ गई। आप कह रहे हैं रिपोर्ट पूरी नहीं आती, ये ले मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये है, ये आपका मेन लिंक है। अब इसमें ये जो टाइटल 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका मेटा टाइटल है, ये इसके मेटा टाइटल आ रहे हैं। इनकी लेंथ कितनी है, 115, 152, 128, इतनी बड़े बड़े मेटाज हैं। तो मेटाज इसके 60 से ऊपर नहीं होने चाहिए थे। तो आपको पता लग गया कौन कौन से मेटाज हैं, अगर मिसिंग होते वो भी पता लग जाते, और कितनी उनकी लेंथ है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन 1, ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, सबकी सेम है। 214 इसका डिस्क्रिप्शन की जो करेक्टर लिमिट, करेक्टर इन्होंने दिए हुए हैं, तो हम लोगों ने बोला था 160 होने चाहिए। ठीक एग्जाम्पल है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में जो इश्यूज हैं या मिसिंग है वो पता लग जाएगा, मेटा टाइटल में जो इश्यूज हैं या चीज़ें वो पता लग जाएगा, किस किस पेज का है वो आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये H1 टैग्स हैं, किस पेज पे कौन कौन सा H1 टैग लगा हुआ है। उसके बाद H1 टैग की लेंथ आ रही है, फिर H2 टैग कौन कौन सा लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको सारे फीचर्स बता देगा। इसी रिपोर्ट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, बॉर्डर बॉर्डर लगाएं और सेंड कर दें रीनेम करके। तो पूरी रिपोर्ट निकाल के दे दी है उसने। और अगर उसके बाद अगर आपने करना हो डिस्क्रिप्शन वगैरह, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, इमेजेस ऑल टैग्स, वो देखने हो कितने मिसिंग है, कौन कौन से हैं। तो ये ऊपर जो इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी आ रहा है, इसमें आप चले जाएं सीधा, यहाँ पे आएगा इमेजेस का सेक्शन आएगा, कंटेंट, यहाँ से मैं चला जाता हूँ इमेजेस पे। तो ये इमेजेस आ गए। अब देखिए इमेजेस में आया हूँ तो इमेजेस में मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपके ऑल इमेजेस 2 हैं, मिसिंग ऑल टेक्स्ट जो है वो 1 का है।
तो जैसे मैंने मिसिंग ऑल टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये वो इमेज है जिसका ऑल टैग मिसिंग है। तो मैं इस इमेज को फाइंड करके इसको ओपन भी करके देख सकता हूँ इमेज कौन सा है, और इसको फाइंड करके मैं इसका इमेज ऑल टैग लगा दूंगा। और इसकी रिपोर्ट भी अलग से जनरेट की जा सकती है, H1 की अलग से की जा सकती है, H2 की अलग से की जा सकती है। तो सेपरेट भी हैं और ओवरऑल भी हैं। तो ये आपका स्क्रीमिंग फ्रॉग है, इसका यूज मैंने बता दिया आपको। जी, स्क्रीमिंग फ्रॉग में नंबर ऑफ पेजेस साइट के ऊपर कितने हैं और उसके अंदर कौन कौन से मेटाज मिसिंग हैं, कौन से हैं, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी हो जाता है। ये मैंने करवाया हुआ है पहले, मैं रिपीट करवा रहा हूँ अभी। जी, HTML में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर जो मेन पेजेस हैं वो आएंगे जिसके साथ हमारा काम है। हमने जावास्क्रिप्ट के मेटास तो ऐड नहीं ना करने, ना ही हमने CSS के करने, तो इसलिए। अच्छा, उसके बाद एक चीज मुझे और याद आ गई। सर्च कंसोल, उसको कैसे देखते हैं। सर्च कंसोल ओपन कर लेता हूँ, एनालिटिक्स ओपन कर लेता हूँ, दोनों में आपको थोड़ा उसको देखना बता देता हूँ किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं ना, जिसमें कोई पेड चीज इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ करना है आपने करना है। वन क्लिक या मेरे पास कई सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं। मैं एक साइड ओपन कर लेता हूँ, दोनों साइड्स पे, इधर भी ओपन कर ली, ये आपका सर्च कंसोल में, और ये आपका एनालिटिक्स है, ये भी ओपन कर लेते हैं अभी हम। तो ये सर्च कंसोल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू है, यहाँ पे आपको जनरल ओवरव्यू दिया जा रहा है कि कोई एरर्स वगैरह हैं, परफॉर्मेंस कैसी है। देखें, ये ओवरऑल जो आपकी 11,547 टोटल वेब क्लिक्स, उसके बाद कवरेज इश्यूज कोई तो नहीं आ रहे, इन्हेंसमेंट क्या रिक्वायर्ड है तो इसमें मोबाइल की और कुछ बता रहे हैं, बाकी ब्रेड क्रम्स, मोबाइल यूजिबिलिटी या साइट लिंक, सर्च बॉक्स, सब कुछ ठीक है। परफॉर्मेंस में चले जाएं तो सिर्फ आपकी ट्रैफिक स्टैट्स। तो यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपका ये वाला ये साइड है जिसको आपने लाजमी डिस्कवर करना है, देखना है। इसमें टोटल क्लिक्स कितने हैं लास्ट 3 मंथ्स में। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लास्ट 28 डेज का डाटा चाहिए, मैं अप्लाई करूंगा। ये मेरे पास लास्ट 28 डेज का डाटा आ गया। 3.51 के क्लिक्स, 387 के इम्प्रेशन, 0.9% क्लिक थ्रू रेट, एवरेज पोजीशन जो कीवर्ड्स की है 38.9 है मल्टीपल कीवर्ड्स की। और इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करो, ये वेब का हम देख रहे हैं, यहाँ पे वेब की जगह मोबाइल भी हो सकता है और बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, न्यूज़, वीडियो। अच्छा, तो यहाँ पे ये कीवर्ड्स आ रहे हैं जो असल में जो जिन पे क्लिक्स आ रही हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आपकी साइट ड्राइव कर रही है। तो अगर मैं ये दो कॉलम्स भी ऑन करूँ, ये जो दो टैब्स हैं, तो ये आपके पास देखें, पोजीशन भी आ गई, इंप्रेशन आ गए, क्लिक्स आ गए, क्लिक थ्रू रेट आ गया। ऑफलाइन मार्केटिंग आइडियाज़ है, उसके लिए लास्ट 28 डेज में फर्स्ट पेज पे आपका ये आ रहा है 2.5 पोजीशन है, मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन पे ये जा रहा है। 501 इंप्रेशन आए हैं, 90 क्लिक्स आए हैं, 18% लोगों ने क्लिक किया है उसके ऊपर 501 में से। बिजनेस कोचिज है, ये आपका 9.6 पे, 9वें 10वें नंबर पे जा रहा है पिछले लास्ट 28 डेज से। इतने इंप्रेशन, इतने क्लिक्स आए हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता रहा है। तो ये 1000 तक मुझे बता रहा है। मैं अगर यहाँ कहता हूँ फर्स्ट 100, तो ये मुझे हर कीवर्ड, उसमें कितनी ट्रैफिक वो लेके आ रहा है, क्या पोजीशन है उसकी। अब ये देखें, ऑनलाइन बिजनेस कोच 11 ट्रैफिक आई है, 22,003-4 जो है इंप्रेशन, और 0.5% सिर्फ इसका सिटी आ रहा है। 21.9 22वें नंबर पे है। मैं इसके ऊपर काम करके इसको पुश करके ऊपर लेके आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब फर्स्ट पेज हिट करेगा तो ये मुझे अच्छी ट्रैफिक देगा। ये कीवर्ड है, थर्ड पेज के स्टार्ट में है, बेस्ट लाइफ कोचिज। इसको हिम्मत करके ऊपर ले लाया जा सकता है इस पर काम करके। तो ये भी एचएस की तरह आपको स्टैट्स को पढ़ने में, रीड करने में, मेजर करने में हेल्प करता है, और आप उसके अकॉर्डिंग भी काम करते हो। अब कौन से कीवर्ड के लिए कौन सा लिंक रैंक पे है वो भी देखा जा सकता है। लाइक ऑफलाइन मार्केटिंग आइडियाज है, इस पे कौन सा लिंक जो है वो रैंक पे जा रहा है। तो ये क्यूरी थी, आप यहाँ पेजेस में चले जाओ तो ये वो लिंक है जो इसके लिए रैंकिंग में जा रहा है। ठीक है, ये वाला लिंक। कंट्रीज कहाँ कहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है ये आप सबका भी देख सकते हो, और स्पेसिफिक इस कीवर्ड का भी बता रहे हैं। डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। सर्च अपीयरेंस आपकी, और डेट्स वगैरह की, किस किस डेट में कितनी कितनी ट्रैफिक आई, उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें बताएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइड है। यूआरएल इंस्पेक्शन में मैंने बताया था कि प्रायोरिटी इंडेक्स में सबमिट करने के लिए लिंक लगाएं और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग की जा सकती है। तो ये अगर आप प्रायोरिटी इंडेक्स पे कोई चीज़ सबमिट करना चाहते हो फिर ये है। कवरेज के अंदर कोई भी टेक्निकल इश्यूज आपकी साइड पे जा रहे हैं तो वो बताएगा आपको फिलहाल कोई टेक्निकल इशू नहीं है, 0 सब कुछ ओके है। उसके बाद साइट मैप में, साइट मैप से रिमूवल्स के अंदर कोई एक लिंक है गलती से इंडेक्स हो गया है और अब आप चाहते हैं कि सर्च इंजन से रिमूव हो जाए, तो रिमूवल्स में आके न्यू रिक्वेस्ट करके आप वो लिंक यहाँ ऐड कर सकते हैं, और रिमूव दिस यूआरएल ओनली, ये क्लिक हो बस, वरना पूरी साइट आपकी या उसके अंदर जो लिंक्स लगे हुए हैं वो जा सकते हैं। तो सिर्फ रिमूव दिस लिंक
यूआरएल जो गलती से इंडेक्स हो गया है उसको नेक्स्ट कर देना है, तो वो आपको गूगल उसको रिमूव कर देगा सर्च में से। और उसके बाद वेब कोर वाइटल्स है, इसके अंदर भी इन्हेंसमेंट्स के रिलेटेड इश्यूज हैं। लाइक देखिए मोबाइल पुअर यूआरएल 96 है, डेस्कटॉप के 96 है। रिपोर्ट ओपन करेंगे तो फर्दर बताएगा कि इनमें क्या इश्यूज है, क्यों वो पुअर है। तो ये देखें अब 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं वो, तो वो कह रहे हैं कि 4 सेकंड से कम टाइम लेना चाहिए। तो उनके ऊपर ये लिंक है टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, तो इसके अंदर 96 वो कह रहा है सिमिलर, और भी 96 सिमिलर यूआरएल हैं, लेकिन इसके अंदर वो बता रहा है, हमें आइडिया दे रहा है कि आपका यहाँ पे जो 4 सेकंड है उससे ज़्यादा टाइम लेके जा रहा है ये। तो आप इसके इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि 4.7 तक जा रहा है, 4.4 तक लेके आना है 4 सेकंड्स तक। उसके बाद मोबाइल यूजेबिलिटी है, तो मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिवनेस के कोई इश्यूज हैं, मोबाइल पे साइट सही ओपन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएगा आपको। ब्रेड क्रम्स मैंने आपको बताए थे कि गूगल के अंदर वो जो आपके वो जो होता है ना कि आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वो एक आपको जो स्लैश वगैरह नजर नहीं आ रहा होता, आपको एरो नजर आ रहा होता है तो वो ब्रेड क्रम्स। लाइक मैंने एचरएफ में मास्टर टूल्स सर्च किया तो ये देखें स्लैश की जगह ये एरो बना हुआ आ रहा है, तो ब्रेड क्रम्स आपको यूज में एनेबल करके भी दिखाए थे मैंने, वो चीज़ें हो गई। बहरहाल इसी तरह से आपका सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस हैं, कोई प्रॉब्लम हो कोई इशू हो गूगल के अकॉर्डिंगली, तो मैनुअल एक्शंस के अंदर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, बताएंगे वो कि भाई गूगल की तरफ से पेनल्टी आई है, कोई और इशू आया है। सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर कोई भी किसी किस्म के सिक्योरिटी इश्यूज आपकी साइट के साथ हैं वो आएंगे, तो वहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद लिंक्स हैं, लिंक्स के अंदर आपके इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, टॉप लिंक्स ऑफ द पेज, आपकी साइट के ऊपर जो बेस्ट लिंक्स हैं वो कौन से हैं, टॉप इंटरनल लिंक्स आपके कौन कौन से हैं, टॉप लिंकिंग साइट्स कौन कौन सी हैं जहाँ से आपको लिंक आ रहे हैं, तो ये बैक लिंक्स हैं, ठीक है। टॉप लिंकिंग एंकर कौन से हैं, ये क्या हुआ बड़ा कुछ, ये देखें स्पैमिंग हुई हुई है। बहरहाल तो ये अब सब कुछ आपको नजर आ रहा है। उसके बाद फिर आप जाएं सेटिंग है, उसमें परमिशन राइट्स वगैरह देने होते हैं। लिगेसी टूल्स, इसमें इंटरनेशनल टारगेटिंग, मैसेजेस, यूआरएल पैरामीटर्स, वेब टूल्स, ये आपके एक्सटर्नल हैं अगर आप यूज करना चाहो तो। तो बहरहाल ये ओवरऑल मेन चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखना जरूरी है, आप इसको देखते रहो करोगे। परफॉर्मेंस खास तौर पे, और एरर्स, एरर्स ना कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैनुअल एक्शंस के अंदर कि किसी किस्म की कोई मेरी साइट के साथ सिक्योरिटी इशू ना आ रहा हो। फिर देखिए ये आपका गूगल एनालिटिक्स है इसी साइट का, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल ट्रैफिक बता रहा है सारी, क्या ट्रैफिक जा रही है। और अगर मैं इसमें चला जाऊँ ऑडियंस ओवरव्यू में वैसे क्लिक कर दूँ तो भी मुझे वो एक ओवरऑल उसका एक आइडिया दे देगा ट्रैफिक का, हर चीज़ का। और साथ साथ मेरे पास और यहाँ पे बड़े डीप एनालिसिस के टूल्स हैं, स्पीड का भी पता चल जाता है यहाँ से, यूज़र का इंटरेक्शन का भी पता चल जाता है यहाँ से। तो बहुत कुछ पता चलता है जिसको देख देख के आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हो कि कौन से पेज के साथ क्या करना चाहिए। तो ये आपको लास्ट 1 वीक का बता रहा है। यहाँ पे अगर मैं लास्ट 3 मंथ्स की तरफ जाऊँ उसको अप्लाई करूँ तो लास्ट 3 मंथ्स का डाटा बताएगा, मुझे आइडिया होगा मेरी ट्रैफिक कहाँ जा रही है। ये डेली है, मैं वीकली पे जाऊँगा तो ये वीकली है, और अगर मंथली पे जाऊँगा तो ये मंथली है, ठीक है। तो इस तरह से बता रहा है कि थोड़ा सा ट्रैफिक डाउन हो रही है लास्ट 3 मंथ्स से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपैरिजन करूं कि इन 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स में क्या कंपैरिजन था, तो कंपेयर पे क्लिक करें, अप्लाई। इन 3 मंथ्स का लास्ट 3 मंथ्स के साथ कंपैरिजन करके बता देगा कि आप इस 3 मंथ्स में इम्प्रूव हुए हो या डाउन हो गया काम। तो ये देखिए 11.59% यूज़र कम हुआ है, तो ये डाउनफॉल जा रहा है आपका। फिर आपको यहाँ पे ये भी बताएगा कि आपका किस किस ब्राउज़र से लोग आ रहे हैं। देखिए लैंग्वेज, कंट्री, सिटी, ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विस प्रोवाइडर, स्क्रीन रेजोल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग बताएगा कहाँ से कौन कौन से लोग कितने कितने लोग आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक्टिव यूजर्स ऑडियंस के अंदर ही, अब इस पे आ जाओ। यहाँ पे आपको ये देखें 1 डे 164 एक्टिव, 7 डेज 1109, 14 डेज कितने, 28 डेज कितने एक्टिव यूजर्स के बारे में बता रहा है। फिर आपके डेमोग्राफिक वाइज, जियो, बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, हर तरह का यूज़र फ्लो क्या चीज़ है, एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूज़र कैसे आया, किस किस पेज पे गया, कहाँ से वापस आपको लीव करके चला गया, वो हर चीज़ बताएगा यहाँ पे। इसको कैंसिल कर लो मैं। ये यूएसए से 4.1 के लोग आए लास्ट 3 मंथ्स में, और इस पोस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा आए हैं। और उसके बाद यहाँ से कुछ लोग आगे कहाँ कहाँ गए वो बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है। स्टार्टिंग पेज, फर्स्ट इंटरेक्शन, सेकंड इंटरेक्शन,
इसी तरह डिफरेंट एरिया से जो लोग आ रहे हैं और उनका कहाँ कहाँ किधर किधर इंट्रैक्शन हो रहा है, आप इसको ओपन करके फर्दर भी देख सकते हैं। ये देखें 3.3 के जो ड्रॉप ऑफ हुए हैं यहाँ पे, फिर आगे कुछ गए हैं, मतलब 3.4 के से 169 यहाँ आए। नहीं, इसका नहीं जा रहा, ये सिर्फ यहाँ पे जा रहे हैं फर्स्ट इंट्रैक्शन। तो इस तरह आप देख सकते हैं किस पेज से आए और कहाँ पे जाके उन्होंने छोड़ा साइट को। तो आपको पता लगता है कि मेरे इस पेज के ऊपर इतना ज़्यादा उसका है इम्पैक्ट, लोग वहाँ रुक रहे हैं नहीं रुक रहे हैं, वो सब चीज़ आइडिया हो रहा होता है। फिर एक्विजिशन में अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे ओवरव्यू में जाओ तो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, सर्च इंजन से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, वो सब कुछ ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, रेफरल, सोशल, कहाँ से कितने कितने लोग आए हैं, वो सब ओवरऑल आपको बता रहा है। क्लिक हेयर पे करोगे तो सबका इकट्ठा बताएगा, और अलग अलग भी एक एक का भी देखा जा सकता है। तो ऑर्गेनिक से कितने आए, डायरेक्ट रेफरल कितने आए, सब यहाँ बता रहा है मुझे। वीकली पे क्लिक करूंगा तो वीकली डेटा बता देगा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ देखूँ ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ऑर्गेनिक जो है, जो गूगल के थ्रू आए हैं लोग, ये वो सब कुछ, ये वो सब लोग आ रहे हैं। और इसमें अगर मैं मंथली देखूं तो ये एक यहाँ पे ड्रॉप आया, यहाँ पे थोड़ा सा वापस जाना स्टार्ट होगी ये ट्रैफिक। ठीक है, तो उसके बाद ये किस किस कीवर्ड्स के लिए आ रहे हैं, नॉट प्रोवाइडेड, मतलब ये डाटा ज़्यादा एक्यूरेट आपका सर्च कंसोल आपको आइडिया दे रहा होता है। तो बहरहाल ये सब कुछ हो गया। उसके बाद सोर्स क्या था, मीडियम क्या था, रेफरल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं आपकी। मीन इसमें भी देख सकते हो आप कि ये कीवर्ड ये थे। सोर्स में चले जाओ तो गूगल से कितने लोग आए, बिंग से कितने आए, याहू से कितने आए, वो सब बता रहा है मुझे। उसके बाद इसी तरह से गूगल सर्च कंसोल जो है वो आप इसके साथ मतलब अगर आपने अटैच किया हो प्रॉपर्टी को तो आपको उसकी स्टैट्स भी, क्यूरीज, डिवाइस, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे भी बताता है। तो सेटअप गूगल सर्च कंसोल डाटा शेयरिंग ये आपको करनी पड़ेगी और उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, फिर आपको दिखाएगा। फिर आपका बिहेवियर जो है, बिहेवियर के अंदर जो यूजर बिहेवियर है वो कैसे हो रहा है आपकी साइट के साथ, उसके बारे में आपको स्टैटिस्टिक्स बताएगा। ठीक है, और ये जो आपकी टॉप पोस्ट हैं वो बता रहा है आपको, पेज टाइटल्स बताएगा, उसके बाद आपकी साइट स्पीड यहाँ बताएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वन बाय वन ओपन करते जाओगे, देखते जाओगे, आपको क्लियर होता जाएगा ये चीज़ें क्या कर रही हैं। और ये सारा का सारा डाटा इंपॉर्टेंट है। आप देखें ये आपकी स्पीड लोडिंग टाइम जो है वो बता रहा है कि किस तरह से ऑन एवरेज जा रहा है। तो इसमें इंप्रूवमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आपने करनी है। पेज टाइमिंग, स्पीड, सजेशंस बताई हुई है उसने, साइट कंटेंट है, ऑल पेजेस, ये देखें ये साइट कंटेंट की क्या क्या इंट्रैक्शन किस किस पेज के साथ आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाउंस रेट। ये बाउंस रेट होता है कि ये कम होगा तो अच्छा होगा। अगर 100 में से 80 है तो बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, लोग आते हैं फ़ौरन भाग जाते हैं। अगर 100 में से 40 है तो अच्छा है, 30 है अच्छा है, लोग ज़्यादा रुक रहे हैं। तो बाउंस रेट कम होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जिसको देख के, और फिर कन्वर्जन गोल सेटिंग भी यहाँ की जा सकती है। आप जहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हो उसके लिए गोल्स बनाए जा सकते हैं, तो ये एडवांस्ड एक इसका ऑप्शन है। सो ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है एनालिटिक्स में और सर्च कंसोल में, जिसकी बेस पे आपकी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। आप एनालाइज कर सकते हो जो आप काम कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब कुछ है। न्यू यूनिवर्सल नहीं है इसमें, इसमें न्यू ही है। ठीक है, इसमें न्यू ही है, वही ऐड हुआ हुआ है। जब आप साइट अप ऐड करते हो ना तो वो आपको एक कोड देता है जी डैश वाला, तो उसको ऐड कर देना है बस। कोई फर्क नहीं है उसमें। यूनिवर्सल जो है वो पुराना है, इसमें ऑलरेडी उसको एनेबल कर दिया हुआ है मैंने, क्योंकि अल्टीमेट जो है गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल को वैसे स्टॉप कर देगा। एंड पे होना चाहिए, अभी कोई पता नहीं कब होगा, लास्ट पे होगा। इंस्टा टूल से कर सकते हो कंबाइन के साथ। कंबाइन में इशू आ रहा है कि कंबाइन जब आपका ओपन होगा तब पोस्ट लाइव जाती है। तो कंबाइन ग्रोथ तो आप अब काम करते हुए यूज करोगे, वो तो ओपन ही होगा। जो कंबाइन स्केड्यूलर है अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर आप, मैंने आपको ओनली पुल्ट बताया था, आप ओनली पुल्ट यूज कर लें। और या आप फेसबुक के अंदर क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर अटैच करके भी यूज कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है आपके पास अगर स्केड्यूलिंग की बात की जाए तो। लेकिन नए अकाउंट को कनेक्ट नहीं करना। जी आईपी भी पता चल जाता है। If a website de-index and I don't know the issue, how to check and to work its indexing। देखो मेरी बात सुने, यहाँ पे एक साइट लेता हूँ मैं कोई सी भी।
चलें, ये थीम है, इसकी साइट ले ली। मैं आया गूगल पे, यहाँ गूगल पे आप आओ, यहाँ लिखो साइट कॉलन, साइट का लिंक और इंटर। ये आपको पता लगा जी साइट आपकी इंडेक्स में है या नहीं है। मेरे पास बूस्टर थीम के 352 रिजल्ट्स आ रहे हैं गूगल में, तो 352 लिंक्स बूस्टर थीम के गूगल में हैं, तो ये साइट इंडेक्स में है। अब मैंने ये देखना है कि ये पुराना इंडेक्स है या अभी भी स्टिल साइट क्रॉल कर रही है, आप गूगल क्रॉल कर रहे हैं आपकी साइट को, तो आपने साइट की जगह कैशे कर देना है, और कॉलन के बाद साइट का आपका पूरा जो लिंक है वो लगाना है। ये आपको बता रहा है कि बूस्टर थीम जो है, इसका स्नैपशॉट जो लिया गया ना लास्ट टाइम गूगल से ने लिया है, वो 22 जन को लिया है, तो मीन आज से 6 दिन पहले जनवरी 22 को ये आपका इंडेक्स हुआ है, तो मीन्स इंडेक्सिंग सही जा रही है। अगर यहाँ 404 एरर आ जाता तो मीन्स कि अब इंडेक्सिंग प्रॉपर नहीं कर रहा गूगल। अगर यहाँ पे लिंक्स ना आते, यहाँ पे भी आता कि नथिंग फाउंड, तो फिर भी अब मतलब कि आपकी इंडेक्सिंग नहीं हो रही। अब इंडेक्सिंग नहीं हो रही, पता कैसे लगेगा? देखिए रिपोर्ट्स इज द फर्स्ट थिंग, पहले सबसे पहले रिपोर्ट्स चेक करो। रिपोर्ट्स में तो नहीं इसको कहीं पे इसको ब्लॉक किया गया, ठीक है, तो स्लैश के बाद robots.txt लगा के चेक करो, पहला चीज अगर यहाँ नहीं है। उसके बाद साइट ओपन हो गई, इस पे राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स कोड में चले जाएं, और सोर्स कोड के अंदर आपका इसका स्टेटस पता चलेगा कि ये इट्स सेट टू इंडेक्स है या नो इंडेक्स है। तो मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल F करके INDEX इंडेक्स लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे इंडेक्स में चेक करता हूँ ये इंडेक्स में है या नहीं है। यहाँ तो कैसे शॉपिफाई आई है, या तो पता नहीं लग रहा स्टेटस इसका। शॉपिफाई रोबोट्स वैसे ही वहाँ पे एडिट नहीं हो सकते, तो वैसे तो ब्लॉक नहीं है ये। लेकिन अगर आपका यूज्ड वगैरह, तो मैंने आपको बताया था कि पेज को पर्सनली भी ब्लॉक किया जा सकता है, मतलब पेज को जो पेज है ना, उसी पेज से आप किसी पेज को कंट्रोल कर सकते हो कि इसको मैंने इंडेक्स में लेके जाना है या नहीं जाना। तो फिर बहरहाल जो पहला चेक मैंने बताया वो गूगल पे, उसमें तो पता लग रहा है कि ये ब्लॉक नहीं है। अगर ब्लॉक होती तो फिर उसके बाद की ये चेक थे, पहला रोबोट्स का था, उसके बाद आप साइट इंडेक्स स्टेटस चेक करते हैं कि साइट इंडेक्स में हो रही है या नहीं हो रही है, गूगल के लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो अपेरेंटली तो इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं लग रहा है, इसमें तो है भी नहीं, क्या लगना है आपको ना। नॉर्मली क्या होगा, आपको नो इंडेक्स का कोड मिलेगा जब आप चेक करोगे, जैसे मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। टूल्स भी हैं, मैं आपको एक दो मैनुअल चेक बता रहा हूँ। ये देखें, इसको अगर मैं इसका ब्लॉग पेज ओपन करता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे व्यू सोर्स में जाता हूँ, यहाँ पे आपके पास मेटास, नो डैश इंडेक्स, इसमें नहीं है। जहां पे नो इंडेक्स होगा ना, नो डैश इंडेक्स और नो फॉलो, नो इंडेक्स नो फॉलो का कोड नजर आएगा आपको, और आपके मेटास के आसपास ही नजर आएगा, मेटास के अंदर ही। यहाँ पे उस तरह की कोई चीज नहीं आ रही, और ये वैसे भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए टेक्निकल हो जाएगा, आप किधर कोड ढूंढते फिरेंगे। तो उसके बाद गूगल पे चेक करें दोनों, कैशे और आपका CACHE, कैशे कॉलम लगा के भी क्रॉल स्टेटस, और साइट कॉलम लगा के साइट स्टेटस। और उसके बाद भी ना हो तो फिर रोबोट्स भी चेक कर लिया आपने, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद होता है कि हो सकता है कि साइट नहीं बनी हो, और अभी फिलहाल उसका जो करंट स्टेटस है वो प्रॉपर अभी 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 सर्च इंजन उसको इंडेक्स किया ही नहीं है। तो वो हो सकता है, या फर्दर आप एडजस्टमेंट के लिए अगर क्लाइंट को बोले, उससे बोलें कि मुझे अपनी साइट दो या गूगल सर्च कंसोल दो, मैं चेक कर लेता हूँ। गूगल सर्च कंसोल में कैसे चेक होता है, URL इंस्पेक्शन में आओ, यहाँ पे आप अपना साइट का लिंक दो, जैसे ये साइट जिसका सर्च कंसोल है उसी का लिंक दूंगा मैं, यहाँ पे मैं देता हूँ उसका लिंक,
और यहाँ पे एंटर करता हूँ यूआरएल इंस्पेक्शन में आके, और यहाँ मुझे पता चल जाएगा कि गूगल में इंडेक्स में नहीं है, लेकिन गूगल में इंडेक्स में हो सकता है अगर नई साइट है। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूआरएल इन गूगल, कवरेज इशू कोई नहीं है, मोबाइल यूजेबिलिटी इशू कोई नहीं है, ठीक है। नई साइट होगी तो यहाँ पे हो सकता है वो लिखा हुआ है यूआरएल इज नॉट इन ऑन गूगल, क्योंकि साइट अभी नहीं बनी है, कल बनी है, आज बनी है, अभी इसका कोई स्टेटस ये नहीं है, 2 दिन पहले बनी है, और गूगल ने उसको भी इंडेक्स नहीं किया। और आपने रिपोर्ट्स भी देख लिए, आपने बाकी ऑप्शन भी चेक कर लिए, कैशे लगा के भी ऑल, और साइट कॉलम लगा के भी सब कुछ ओके था। अब सर्च कंसोल से फर्दर ये हो सकता है कि आप यूआरएल इंस्पेक्शन में आए, साइट को ऐड करें, यहाँ पे नॉट इन यूआरएल भी आए तो खैर है, आपने चेक करना है टेस्ट लाइव यूआरएल, ये चेक करना है कि गूगल के अकॉर्डिंगली उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, इसमें पता लगेगा लाइव यूआरएल जब टेस्ट करोगे। तो यहाँ पे अगर कोई इशू आएगा तो फिर कोई क्रॉलिंग इशू हो सकता है, वो आपको बताएगा रिपोर्ट से ब्लॉक है, कोई इसमें फलां इशू है, कोई प्रॉब्लम है। और अगर नहीं है तो भी आपको बता देगा कि ऑल ओके है। अब इट्स जस्ट अबाउट कि गूगल ने अभी तक इंडेक्स नहीं किया, तो वो आप जब यहीं से आके या प्रायोरिटी इंडेक्स में सबमिट करोगे और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करोगे, जैसे ऐड किया और उसके बाद ये रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का बटन क्लिक कर दूंगा, तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे गूगल उसको इंडेक्स कर लेगा। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि नई साइट होती है और फिलहाल इंडेक्स नहीं हो रही होती। फिर इसके अलावा फर्दर इश्यूज भी हो सकते हैं, .htaccess से ब्लॉक किया हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो वो फिर आगे फर्दर चीजें हैं। जी सब ओके। और उसके बाद अगर इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट करनी हो तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करें। ये आपकी सबमिट रिक्वेस्ट स्टार्ट होगी भी, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपकी रिक्वेस्टिंग इंडेक्स हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि आपकी साइट जो है वो प्रायोरिटी इंडेक्स के अंदर सबमिट हो जाएगी। अच्छा, मैंने ज़्यादा बार क्लिक कर दी है। ये URL was added to priority crawl queue, submitting a page multiple times will not change the queue position or priority। तो इससे प्रायोरिटी इंडेक्स में सबमिट हो जाती है। उसके बाद फर्दर फिर भी वो इशू आ रहा हो तो हो सकता है .htaccess फाइल से ब्लॉक हुई हो, फिर वो आगे एडवांस इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो होता है वो आपने जो वर्डप्रेस में देखा था, साइट सेटिंग में रीडिंग में जाके वो बॉक्स चेक हुआ होता है डिस्करेज सर्च इंजन वाला, या रिपोर्ट से ब्लॉक की होती है, या फिर पेज के ऊपर इटसेल्फ यूज हुआ है, या कोई भी प्लगइन यूज हुआ है, जैसे ये बिक्स अभी मैं बता रहा था, उसमें नीचे एक बटन बना हुआ था जो ऑन था, अगर उसको ऑफ कर देता तो वो साइट गूगल में नहीं आनी थी, वो वाला पेज गूगल में नहीं आना था। तो उस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर आगे हम उसको लेके चलते हैं। इंडेक्सेशन पेज बाय पेज भी हो सकती है, और जो जिस तरह मैंने ये मेन पेज ऐड किया ना, होम पेज, ये पूरी साइट की इंडेक्सिंग है, और स्पेसिफिक पेज जो है कोई एक, वो भी ऐड करके उसकी भी इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट की जा सकती है। स्पेसिफिक पेज हम तब करते हैं जब नया कोई पोस्ट लाइव करें तो हम कहें जल्दी जल्दी इंडेक्स हो जाए, या हमने किसी पोस्ट में एडिट्स किए हैं और हम चाह रहे हो कि नई एडिट्स जो है गूगल जल्दी इंडेक्स कर ले, फिर हम स्पेसिफिक पेज भी कर सकते हैं। हर पेज का लिंक कैसे चेक करना है समझ नहीं आई। हर पेज के लिंक्स कितने हैं, अगर ये चेक करने हैं तो स्क्रीमिंग फ्रॉग आपको बताया, पूरी साइट के पेजेस निकाल के आपको बता देगा, अगर आप टूल के थ्रू करना चाहते हैं। इसीलिए नहीं हो रहा ना, अभी गूगल ने इंडेक्स ही नहीं किया। अगर आपने अपडेट किया, टाइटल अभी शो नहीं हो रहा, तो वो गूगल में जाएं, कैशे CACHE कॉलन, उस पेज का लिंक लगा के सर्च करें और देखें कि वो उस पर जो लास्ट स्क्रीनशॉट लिया है गूगल ने, स्नैपशॉट लिया है, वो किस डेट में लिया था, आपके चेंजेस करने से पहले लिया था या बाद में लिया था। यार सैफुल्ला, रिमूव करना जो है ना, असल में अगर लिंक्स रिमूव करने पड़े ना, अगर लिंक्स बुरे लगे हुए हैं तो उसके 2 ऑप्शन है। एक ये है कि अगर तो उनकी परसेंटेज कम है तो अच्छे लिंक्स बिल्ड करो, ताकि आपकी परसेंटेज जो अच्छे लिंक्स की है वो ज्यादा हो जाए और आप रिकवर कर लो उस चीज को। और अगर रिमूव करने हैं तो पहला काम होता है कि वेब मास्टर्स जो होते हैं, उन साइट्स के जो ऑनर्स होते हैं, वेब मास्टर्स होते हैं, उनको मैसेज किए जाते हैं, ईमेल्स की जाती हैं, रिक्वेस्ट किया जाता है लिंक रिमूवल की। और दूसरा होता है कि आपको गूगल को रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है, उन लिंक्स को डिसअलाउ करवाना पड़ता है। तो वो फिर एक फाइल बना के हम गूगल को सबमिट करते हैं, लेकिन गूगल कब उसको रिमूव करेगा, करेगा भी या नहीं करेगा, वो गूगल के अपने ऊपर है। HTTPS आपका SSL जो आपका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो लगाना पड़ता है, और वो मोस्टली पेड होता है, वो पेड होगा तो वो अप्लाई होगा और फिर आप लगा सकते हैं। तो यूजुअली HTTP में साइट ओपन होती है, HTTPS जो है उसमें SSL बाय करना पड़ता है। पुरानी आउटडेटेड इंडेक्सेशन खुद ही रिमूव हो जाती है जब नई उसकी जगह पे इंडेक्स होता है यार।
और अगर वो पेज ही डिलीट हो चुका है, खत्म हो चुका हुआ है, तो अगर उस पेज से किसी नए पेज पे रीडायरेक्ट लगा दो तो फिर भी ओके हो जाएगा। रिप्लाई कर दें, क्या मिस हो गया? दोबारा बोलिएगा प्लीज, मुझे दोबारा मैसेज कॉपी पेस्ट कर दें, जो कह रहे हैं रिप्लाई कर दें। रमशा, कौन से क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी याद नहीं है। विकीपीडिया पे पेज क्रिएट करना मसला नहीं, जाके क्रिएट कर लो, लेकिन अप्रूवल नहीं देंगे। असल में विकीपीडिया के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। जो विकीज को पहले आप स्टार्ट करें, ऐसे के अकाउंट बनाएं, और जो पुरानी विकीज क्रिएट हुई हुई है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। कंट्रीब्यूट क्या है कि जो पुरानी विकीज बनी हुई है उसमें कोई चेंज हुई है उसको अपडेट कर दें, या कोई लिंक ब्रोकन है उसकी जगह नया लिंक अच्छा लगा दें, तो आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और जब आप एक थोड़े से प्रॉपर मेंबर अच्छे बन जाओगे विद गुड पॉइंट्स, उसके बाद अगर आप नई विकी भी बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। तो थोड़ा सा पहले आपको कंट्रीब्यूशंस देनी पड़ेंगी और अपने अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर आप नहीं बना सकते हो। और उसमें हर लाइन हर फ्रेज का आपको सोर्स देना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। एसएसएल होस्टिंग साइट से, जैसे GoDaddy इनकी भी है, आईपीएच की भी है, साइट ग्राउंड की भी है, सबसे होती है। अफजल मुझे रिक्वेस्ट भेजें तो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ब्रोकर लिंक्स कैसे फाइंड करते हैं, या कवरेज के अंदर आपको सीधा सीधा एरर आएगा फौरी तौर पे, और साथ नोटिफिकेशन ईमेल में आएगा, यहाँ बताएगा, और यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा कि आपके 404 एरर्स आ रहे हैं, ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं। क्लिक करोगे, उसके अंदर जितने वो लिंक्स होंगे सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो ये कवरेज इशू जो है ना, ये कोई चीज नहीं छोड़ेगा। मैंने आपको इसलिए बोला था कि गूगल सर्च कंसोल इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर फॉर योर वेबसाइट। तो कोई इशू आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, उसको फौरन से वो हाईलाइट करेगा और आपको नोटिफाई भी करेगा। तो ब्रोकन लिंक्स आपके कवरेज के अंदर आएंगे। यहाँ पे जैसे ये आ रहा है ना, सबमिटेड यूआरएल हैज क्रॉल इशू, नॉट इंडेक्स्ड, 5xx एरर्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स। अब इसमें 5xx की इशू प्रॉब्लम आई थी, उसको मैंने फिक्स करके सबमिट किया, तो ये पास हो चुका हुआ है। होता गया कि हम उसे क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सा लिंक है, उसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट वैलिडेशन की ऑप्शन आ रही होती है, तो वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर गूगल दोबारा चेक करता है और वैलिडेशन के बाद पास कर देता है कि जी अब सही है, अब कोई इशू नहीं रह गया। तो कवरेज के अंदर आपके 404 एरर आएंगे, ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स ये बता दिया, और परफॉर्मेंस में वही तो बताया कि कैसे पता चलता है कि कौन सा लिंक जो है, कौन सा आपका कीवर्ड किस पेज पे है। ये देखिए ना, ये मैंने सारे परफॉर्मेंस में जाके ओपन किए थे, और ये आपके पास उनकी जो पोजीशन आ रही है 9.3 मींस के इसके अराउंड होगा। ये लास्ट 3 मंथ्स की पोजीशनिंग है। अगर लास्ट 7 मंथ 28 डेज का चेक करना है तो अप्लाई करें। लास्ट 7 डेज के अंदर जो पोजीशन एवरेज है, जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है कीवर्ड, एवरेज पोजीशन ये 2.5 बता रहा है, मीन 2 3 4 पोजीशन इनके अंदर ही मूव कर रहा होगा ये कीवर्ड, अप डाउन चल रही होगी थोड़ी थोड़ी। और लास्ट 7 डेज देखना है तो वो भी देखा जा सकता है कि लास्ट 7 डेज के अंदर कौन सा कीवर्ड कहाँ पे फॉल कर रहा था, क्या उसकी एवरेज चल रही थी, तो वो आपके पास आ जाएगा। ये देखिए 2.7, 33, 9.4, 1, 39, ये कीवर्ड किस किस प्लेस के ऊपर है। तो इसके आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा होगा, एक दो रैंकिंग्स का अप डाउन हो सकता है। और दूसरे टूल्स भी हैं, मैंने आपको क्यूट रैंक बताया था कीवर्ड की रैंकिंग चेक करने के लिए, कि जो आप यूज कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने को बोला था कि आप क्यूट रैंक, अगर अपने गिवन कीवर्ड्स के लिए रैंकिंग चेक करना चाहते हो, इसका नाम अब रैंक वेयर है। तो क्यूट रैंक जो है, इसका नाम रैंक वेयर है, आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। ये टूल आपको डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें आप अपनी साइट का लिंक देंगे, कीवर्ड्स देंगे जिनका चेक करना है, और साथ वो गूगल सेलेक्ट करेंगे जिस गूगल में आपने चेक करना है। google.com में, google.co.uk में, google.ca में, कहाँ चेक करना चाह रहे हो वो आप दोगे। तो ये आप इसके थ्रू भी रैंकिंग चेक कर सकते हो। जी, सैमरश और अशरफ वाला काम करता है गूगल सर्च कंसोल भी आपका, बहुत पावरफुल टूल है ये। क्रॉल इशू जिस चीज में आ रहा होगा उसको देखना पड़ेगा ना। अब देखिए, यहाँ पे आपने कवरेज में गए, यहाँ पे आपको पता लगा जी क्रॉल इशू आ रहा है जी। अभी यहाँ पे क्रॉल इशू है ही नहीं ना, ये सामने देखें क्लियर है, कोई चीज यहाँ पे एरर अभी मेरे पास नहीं है। मैंने क्लिक करना था, यहाँ मेरे पास वो साइट्स आ जाने, वो वाले लिंक्स आ जाने थे जिन पे क्रॉलिंग का इशू आ रहा है। तो मैं चेक करूंगा वो कौन से इश्यूज हैं, वो कौन से लिंक्स हैं। लाइक अगर विश लिस्ट का पेज है, ऐड टू कार्ट का पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो वो मैंने शायद खुद ही ब्लॉक किए हूँ, मैं खुद ही इनको क्रॉल ना होने दे रहा हूँ।
तो फिर दैट इज फाइन, मैं वैलिडेट कर दूंगा, उसको देखूंगा, मेक श्योर करूंगा कि वो बैकएंड से भी सेट है, क्रॉलिंग के लिए ब्लॉक नहीं है, फिर मैं वैलिडेशन करूंगा, वो पास हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉपर लिंक है जो असल में रैंक भी मैंने करवाना है और वो क्रॉलिंग इशू दे रहा है, तो मैं फिर उसमें देखूंगा क्या इशू आ रहा है, कि मैंने बैकएंड से ब्लॉक तो नहीं किया हुआ, प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। मैं उसको जाके देखूंगा और उसके बाद यहाँ आके गूगल को दोबारा यहाँ से वैलिडेशन रिक्वेस्ट सबमिट करूंगा, गूगल उसको रीचेक करेगा और कहेगा जी ठीक है आप ओके। तो यहाँ सारे एरर्स आ रहे होंगे, फिर हम करेंगे। 404 है तो रीडायरेक्शन प्लगइन के थ्रू पुराने वाले जो लिंक है वो नए वालों पर रिजॉल्व कर दो। एक कस्टम 404 पेज बना के सारे उन पे ले जाओ, तो आपके जो जितने 404 एरर हैं सारे खत्म हो जाएंगे। सिर्फ वो करने के बाद आपको वैलिडेशन रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। ये पोजीशनिंग आपकी .com के लिए है, मेरी जो प्रेफर्ड लोकेशन है वो यूएसए है। शॉपिफाई में इमेज कंप्रेशन मैनुअल होगी, अगर ऐप यूज करोगे तो मोस्टली ऐप्स जो है वो पेड है। CSS मिनिफिकेशन एप्स अवेलेबल हैं लेकिन पेड हैं ज्यादातर, फ्री वाली बहुत रेयर है, शायद आपको मिले कोई या बहुत लिमिटेड होगी। तो CSS और जो जावास्क्रिप्ट है ना उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस्ड आपको कोडिंग नॉलेज चाहिए अगर आप शॉपिफाई में एडिट्स करना चाहते हो। यूजुअली इसके अंदर इतना ज्यादा इशू आता नहीं है अनटिल अनलेस साइट को डेवलप करते हुए उसमें कस्टमाइजेशन जो है बहुत ज्यादा की हो और उसमें इन फाइल्स को डिस्टर्ब किया हो, तो मिनिफिकेशन का एरर इतना खास नहीं आता। फिर इमेजेस का आता है, इमेजेस फिर आप मैनुअली कर लेते हो। गूगल सर्च कंसोल की पोजीशनिंग, अच्छा ये तो बता दिया। हाउ टू फिक्स क्रॉल इशू, कोई और उतने मिस हुआ। 500 एरर आएंगे, 500 404 हैं तो क्या है, पुराना लिंक नए पे रिजॉल्व कर दो, करना पड़ेगा। अगर उसका नया वर्जन अवेलेबल है तो लाजमी करना है। रीडायरेक्शन प्लगइन करोगे तो वो खुद ही उठा लेगा, पुराना जो आपने यूआरएल चेंज किया था पुराना भी उठा लेगा और उसको नए पे रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्शन प्लगइन का ये फायदा है। और अगर कोई और मैनुअल साइट है तो फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और अगर कोई बिल्कुल वो वाले लिंक्स हैं जो बिल्कुल लावारिस हैं, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ लेके जाना है उनको, फिर कस्टम 404 पेज बना के वहां ले जाओ। तो वो अगर 400 ऐसे हैं तो एक कस्टम 404 पेज बना के हमें लेके जाना है, तो 400 के 400 कट्टे फिक्स हो जाएंगे। शॉपिफाई पे रोबोट्स भी एडिट नहीं होते अगर नो फॉलो का टैग लगाओ तो। नो फॉलो टैग रोबोट्स में कब लगता है, रोबोट्स पे थोड़ी लगा होता है वो। और नो फॉलो भी फिर आपने देखना है किन पे लगा हुआ है, ऐड टू कार्ड, विश लिस्ट, कोई एक्सटर्नल पेज आ रहा है, फेसबुक का लिंक है, ट्विटर का लिंक है, तो कोई मसला नहीं है। नो फॉलो क्या है, हमने क्यों फॉलो लिंक लगाना है उसको। ठीक है, तो टूल के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ये बात माइंड में रखो। अपने कॉन्सेप्ट, अपना जो नॉलेज है उसके ऊपर काम करें। आपको बिलीव होना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। टूल गलत हो सकता है, आप गलत नहीं हो सकते, और समटाइम टूल ठीक हो सकता है और आप गलत हो सकते हो। लेकिन ये है कि नॉलेज को आपने अपफ्रंट रखना है। अब टूल है आजकल ऐसे साइट चेकअप है, वो 5 आइकन को फेच ही नहीं कर रहा, लगा होता है। अब मैं उसके पीछे लगा रहा हूँ, ये नहीं ये तो टूल सही कह रहा है, मेरे से कोई गलती ये होगी। तो इसलिए आपने देखना है कि जहां पे वो अब यूआरएल फ्रेंडली नहीं है वो एरर आ जाता है अक्सर। अब वो वू कॉमर्स में कहाँ पे आता है, ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट, और इस तरह के जो लिंक्स आपके होते हैं ऐड टू कार्ट के, विश लिस्ट के, और आपके जो इसके अलावा कौन सा होता है, ज्यादातर चलें इनकी एग्जांपल ले लें, विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट वगैरह। इन लिंक्स के ऊपर फ्रेंडली का एरर आता है, यूआरएल इज नॉट फ्रेंडली। उसके अंदर अंडरस्कोर आ रहा होता है, ऐड टू कार्ट में ऐड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर कार्ट। तो भाई क्या टेंशन है, हमने कौन सा उनको रैंक करना है, और वो वू कॉमर्स की तरफ से बिल्ट इन लिंक आ रहे हैं, हम उसको क्या करें। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कोई ऐसा लिंक अगर उसमें हो जो फ्रेंडली स्ट्रक्चर नहीं रखता, जो हमने रैंक करवाना है, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, फिर हम उसको ठीक करेंगे। यार ये देखो ना यार, ये आपके पास ये लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स आ रहा है, इंटरनेशनल टारगेटिंग डोमेन प्रॉपर्टीज के लिए अवेलेबल नहीं है। मैं कोई और कर लेता हूँ, मैंने ये डोमेन प्रॉपर्टी से वेरीफाई किया हुआ है इसलिए बता रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये लिंक है, मैंने ओपन किया है और इसमें मैं चला जाता हूँ लेगेसी और उसमें इंटरनेशनल टारगेटिंग। ये देखिए लैंग्वेज और ये कंट्री, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी प्रेफर्ड लोकेशन कौन सी है। कंट्री में जाओ, सेट यूनाइटेड स्टेट्स, कौन सी कंट्री आपकी प्रेफर्ड कंट्री है जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो, जहाँ पे आप
अपने आप को रैंक करना चाहते हो, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो सब कुछ अवेलेबल है। ये वन बाय वन सारे ऑप्शन में जाओ, हर चीज मिल जाएगी। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है बता के, कुछ चीजें अगर स्किप हो रही हैं, छोड़ रही हैं, थोड़ा सा वो कर लेना, ना समझ आई तो मैं यहीं पे हूँ जी। कर दी है, तला को मैंने दिखा दी है कहाँ से टारगेटिंग सेट करते हैं। आई एम ऑन बैक स्टेज एट स्ट्रीम यार्ड जी। मैं अफजल आपको ऐड करता हूँ। मैं चाह रहा था मैक्सिमम कवर हो जाए, चले जो रह गया इंशाल्लाह कल हो जाएगा। 10:45 पे कल आ जाना। थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लगा तो मैं बैठा रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा, तो मैक्सिमम जो भी हो सके हम करेंगे। तो अफजल को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अफजल क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है, माशाल्लाह आपने बड़ी एफर्ट के साथ हम सारे स्क्रैचर्स को आपने जो है ना एक्सपर्ट्स बना दिया अपनी ज़िंदगी। जी मोस्ट वेलकम। अभी बनेंगे, अभी अभी तो आप मेहनत करेंगे तो फिर इंशाल्लाह सर, बनेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन स्किल्स जो आपने सिखाए हैं इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो सर ये बड़ी एक आपकी तरफ से जो है ना वो लाइफ टाइम सदका जारिया वाला जो है ना हिसाब है, और आपके लिए ढेर सारी सर नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं। अल्लाह जी ताला बहुत आपके शुक्रिया, इल्म में दुआ में इजाफा याद फरमाए। रखिएगा। जी दुआ में मैंने याद अभी रखिएगा। सर, जी सर ज़रूर, मैंने अभी तक एमफिल लेवल तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर से मिले हैं। लेकिन आपका पढ़ाने का तरीका और समझाने का, अब सबसे आपकी अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगी है कि अब कभी भी आप ऑफेंड नहीं होते यार, अभी तो बताया जाके टीचर से देख लो। हाँ तो जी। ये बड़ी तरीके के साथ आपने सारा काम करवाया, तो मैंने कहा पहले आपका चले शुक्रिया अदा कर दूँ। उसके बाद दो तीन मेरी क्यूरीज हैं तो उसका भी आपसे सर क्वेश्चन जी करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, जज़ाकल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना एक लोकल क्लाइंट को ना ज्वाइन किया। उसका ना जी यानी जी। कि डेंटल प्रोडक्ट से रिलेटेड ना डेंटल सप्लायर है वो बेसिकली। ठीक है। तो वो ये चाह रहे हैं कि मैं उनका काम ना स्क्रैच से लेकर लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर उनकी सोशल मीडिया की मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, उनका ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें एक तो करनी है। तो उसमें मैंने ना डोमेन तो बाय कर ली थी GoDaddy से जाके। लेकिन अब मैंने आपसे ये पूछना है कि अगर हमने कोई भी डोमेन हो उसको हमने वर्डप्रेस के साथ अगर अटैच करना है, उसका क्या प्रोसेस होगा सर? मैंने GoDaddy पे जो देखा था वो मेरा ख्याल कुछ लाइक 700 समथिंग रुपीज थे, वो पर मंथ शायद मांगते हैं उसके ना, चार्ज नहीं नहीं करते नहीं, हैं। स्क्रिप्ट होता है यार, स्क्रिप्ट आपको ऐड करना होता है। तो अच्छा। जब आप लेते हो डोमेन होस्टिंग लेते हो, अगर एक ही जगह से ले रहे हो तो आप सी पैनल में जाते हो। सी पैनल में आपके पास जी इंस्टॉलर जी। अवेलेबल होते हैं। ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉलर है, ज़ेकी इंस्टॉलर है, इस तरह के इंस्टॉलर्स होते हैं। आप उस पर क्लिक करोगे, वर्डप्रेस सेलेक्ट करोगे कौन सा स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस पे क्लिक किया, उसके बाद अपना एडमिन पासवर्ड वगैरह रखा, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो सही वो तो स्क्रिप्ट सर। फ्री ऑफ कॉस्ट जी है। जी। अगर वर्डप्रेस सर डॉट कॉम पे जाओगे तो पेड है। मैंने अभी जैसे ये जो ली है डोमेन, इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए सर नेक्स्ट मेरा? अभी आपने डोमेन ली, होस्टिंग ली है साथ? सर लाइक मैंने 2250 रुपये पे किए हैं, तो अब आपने मुझे पता होस्टिंग नहीं। डॉलर वन वाली होस्टिंग बाय करने लगे और साथ डोमेन फ्री ली है, जो मैं बता रहा था। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस अभी आप गोडैडी में जाएं, गोडैडी में माय प्रोडक्ट्स में जाएं, वहां पे आपके पास मैनेज्ड होस्टिंग पड़ी होगी, उसे क्लिक ठीक करें। है। फिर कंट्रोल पैनल में चले जाएं, कंट्रोल कंट्रोल पैनल में वर्डप्रेस सर्च करना, वर्डप्रेस इंस्टॉलर आ जाएगा आपके पास। ठीक उसे है। क्लिक करें, डोमेन सेलेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक वही सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि एक ही है उसका। जी जी। उसके बाद पूछेगा इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस स्क्रिप्ट, आपने उसको बताना है, डिटेल्स पूछेगा आपका, एडमिन पासवर्ड, ईमेल वगैरह, जहाँ पे आपको डिटेल सेंड करें वो करके आपने जी इंस्टॉल कर देना है। बस उसके जी। बाद आप ठीक है। डायरेक्ट एडमिन में लाया, मतलब उसमें लॉगिन ठीक हो हो सकते गया। हो। तो सर जी अगर कोई और वेबसाइट हो, लाइक मैंने आपको काफी टाइम पहले डिस्कस किया था कि मेरे भाई ने ब्रेन नेट की ना उन्होंने डोमेन ली हुई है, तो अगर हमने उसको ठीक है। वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना हो तो उसका भी यही प्रोसेस उसको आपको फुली मूव करना पड़ेगा। वो किस चीज पे बनी हुई है? है? सर ये तो आइडिया नहीं, मैंने उसको चेक नहीं किया अभी तक कि वो कहाँ से चेक बनी कर है, ले, बस अगर ब्रेन। वर्डप्रेस पे ही है तो मूव करना इजी है। अगर वर्डप्रेस नहीं है, सीएमएस टोटल चेंज है, तो फिर उसे आपको पूरी डेवलप दोबारा करनी पड़े। अच्छा। तो लेकिन ये वर्ड जो गो रेडी से डोमेन देते हैं उसमें ये इश्यूज नहीं है, बस आप माय प्रोडक्ट्स में जाके वर्डप्रेस का जो है वो वो तो स्क्रैच उसको है ना, एक्टिवेट बिल्कुल करना। जीरो पे है। हाँ जी, वो तो नहीं है। तो जी उसको जी। आप बिल्कुल कैसे कर रहे हो तो इजी है, जो पहले से सर बनी वो हुई है फिर। दूसरी वाली भी बिल्कुल स्क्रैच है, सिर्फ डोमेन का नेम लिया हुआ और कुछ उसके ऊपर काम नहीं हुआ।
उसको आप फिर अपनी होस्टिंग में होस्ट करवा सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक ऑलरेडी बाय कर चुके हुए हो, तो जो जी। होस्टिंग आपने भी बाय किया उसमें एक ही नेट डिस्कनेक्ट हो गया सबका। जी वापस आ गई स्क्रीन। जी सर, आ गई वापस। तो इस होस्टिंग में एक ही डोमेन आ सकती है, तो या आप नई वाली करोगे या वो पुराने वाली करोगे। तो अगर आपके पास अगर आपने दोनों को यूज करना है तो फिर आपको होस्टिंग प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। फिर आपको ठीक है, ज्यादा ठीक। बेनिफिट चाहिए जिसमें ज्यादा कुछ। फिर क्या होता तो है कि सर, फिर आपकी जी जी, होस्टिंग के अंदर होते हैं डीएनएस। आपके आपके डोमेन के डीएनएस होते हैं, आपको ठीक वो है, चेंज करने पड़ते हैं और पॉइंट करने पड़ते हैं होस्टिंग पे। ठीक। तो सर फिर ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, ये बातें मुझे तो समझ हो नहीं आ जाएगा, रही हैं। जहां पे वो डोमेन पड़ी है ना वहाँ डीएनएस होते हैं, वो चेंज करने पड़ेंगे, गोड डैडी के डीएनएस वहाँ ऐड करने पड़ेंगे। तो गोड डैडी अच्छा, के डीएनएस जो है आपको सी पैनल में से मिल जाएंगे। तो वो ये है कि फिर वो, लेकिन ये वाली जो डोमेन है अब उसको, ये है कि आप ऑलरेडी एक ले चुके हुए हो, तो इसमें तो जी दूसरी जी। डोमेन एंटरटेन ही नहीं करेगा। अच्छा सर, एक एक ईमेल आईडी से हम मल्टीपल डोमेन्स बाय कर सकते हैं? एक गोडैडी के अंडर आप मल्टीपल बाय कर सकते हो ना, तो एक ईमेल से एक गोडैडी बना हुआ है, उसके अंदर जो मर्जी बाय करते रहे। होस्टिंग भी मल्टीपल हो सकती है या डोमेन भी मल्टीपल हो सकती है। सही। सर बेसिकली आपने स्टार्ट में बताया था ना, डोमेन, और डोमेन से उसका नेम होता है वेबसाइट का, जी, और डोमेन नाम है। होस्टिंग जो है, जी जी, और वो जो जहाँ पे होस्टिंग है वो, सर्वर है जी जी, जी। सर्वर तो जहाँ पे सर, होस्ट किया हुआ है जिसके पीछे वो लाइव है। सही। अच्छा सर, ये बात लोग कहते हैं कि ब्लॉगर पे आपको वेबसाइट का सेटअप करना चाहिए एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस, तो उस पे सेटअप ब्लॉगर कैसे ठीक है, करेंगे? ब्लॉगर ठीक है यार, लेकिन ब्लॉगर जो है ना वो लिमिटेड हो चुका हुआ है। तो अच्छा, वर्डप्रेस ज्यादा आइडियल है। ब्लॉगर अच्छा था लेकिन अब लिमिटेड है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। तो सही। बेहतर ये है कि वो भी सीएमएस है, जी जी। वो भी सीएमएस है, तो आप तो ये कि आप वर्डप्रेस पे जाएं, वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा इजी टू यूज है, हाँ ज्यादा जी, फीचर बिल्कुल ऐसे ही। इनेबल किए जा सकते हैं, इसलिए ज्यादा बेहतर। तो सर वहां पर ये इश्यूज तो नहीं आएंगे, वो जो हम अभी प्रैक्टिस करते थे, तो वो वर्डप्रेस, वो हमारी वो वेबसाइट क्रैश हो रही है, या वो कॉमर्स इंस्टॉल नहीं हो रहा, या इस तरह पेड का में नहीं कुछ? आएंगे, पेड में नहीं आएंगे। पेड में आएंगे तो आप सपोर्ट से बात करोगे कि भाई मैंने पैसे पे किए हैं, ये क्या ठीक हो रहा होगा। है। तो वो इस तरह की, ठीक। फिर तो आप सारी बातें पे कर रहे हो तो आप उन्हें बोल सकते हो, फ्री में कुछ नहीं कह जी, सकते। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये चला बताइएगा कि बाकी कल इनसे करेंगे अब। इनसे अब पेमेंट का मैंने कोई अभी तक मेरी ऐसे ऐसे इनसे डिस्कशन नहीं हुई, तो कितनी इनको चार्ज करना चाहिए अगर मैं मंथली इस पे करता हूँ? वेबसाइट डेवलपमेंट या उसके सर मार्केटिंग की बात कर। ओवरऑल वर्किंग वेबसाइट डिपेंड की भी करेगा, आपकी। डेवलपमेंट के चार्जेस अलग होंगे, मार्केटिंग के अलग से मंथली बनेंगे, तो वो आपको पूरा एक अलग से प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि मार्केटिंग तो मंथली बेसिस पे जाएगी, डेवलपमेंट के वन टाइम होंगे। और उसके ठीक। बाद डेवलपमेंट की मेंटेनेंस हो सकती है, आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग भी करूंगा और जी जी। डेवलपमेंट की जो भी आपको मेंटेनेंस चाहिए हो, जो भी चीजें चाहिए हो, तो वो साथ साथ करेंगे। तो सर लमसम एक पैकेज लेना हो तो अराउंड कितना होना चाहिए? 50 लमसम के यार इनफ है? डिपेंड करता है आप वेबसाइट क्या फीचर चाहिए, कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितनी छोटी वेबसाइट है, तो वो सर टोटल ई पता लगेगा कॉमर्स ना। स्टोर ही बनाना है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है और बस बना सिंपल। के प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है आपने। हाँ जी सर, बिल्कुल सारा काम, यानी कि इनको कुछ नहीं पता, स्क्रैच से मैंने इनको देना सब कितनी कुछ। प्रोडक्ट करनी है, अब ये पॉइंट आता है यहाँ पे। सर वो कह रहे हैं जितनी हमारी प्रोडक्ट्स है ना डेंटल की, सारी ये ना बेसिकली इंपोर्ट करते हैं, तो वो कह रहे हैं जितनी मेरी इंपोर्टेड प्रोडक्ट है ना, ब्राजील से मंगवाई हैं या जहाँ से भी, उन सब की आपने फोटोग्राफी भी करनी है, उनको अपलोड भी करना है, उनको मेंटेन भी रखना है। लेकिन बात ये है ना कि वो कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अब वो डिपेंड करता है ना, अब 5 प्रोडक्ट्स अगर आपने ऐड करनी है तो टाइम कम लगेगा, जी जी। 50 करनी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। नहीं तो सर, उसके ऊपर 50 फिर से तो ज्यादा ही होंगी, मेरा ख्याल 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। वो डिपेंड कर रहा है ना। अब डेवलपमेंट के अलग रखे हैं सेकेंड जी, डेवलपमेंट विद जो बेसिक आपके 5-10 प्रोडक्ट है, मैं आपको करके सैंपल वो दिखा दूंगा, कैटेगरीज बन जाएंगी, पेमेंट मेथड अटैच जी हो जाएगा, सारे मामला हो जाएंगे। लेकिन जी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स ऐड होंगी उसकी एक फिक्स कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट उसको बता दें हम कि इतनी कॉस्ट वो जी आपकी मैं प्रोडक्ट्स की ऐड करने की लूंगा, अगर बाकी आपने करवानी तो। जी। अगर बल्क में ठीक है। देना है तो बल्क में दे दें, उनसे पूछ लें कि टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है आपकी, वो पूछें। उसके बाद आप देखेंगे आपको एक प्रोडक्ट ऐड करने में कितना टाइम लग रहा है, 10-20 तो आप डेवलपमेंट के साथ दे रहे हो क्योंकि डिजाइन रेडी जी करने के लिए चाहिए होगी। बाकी जो है उस पर कितना टाइम लगेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंगली आप उनको चार्जेस बता दें भाई कि टोटल आपका बल्क में इतने पैसे मैंने लेने हैं। सर, 50,000 तक ठीक है पैकेज मंथली? और प्रोडक्ट्स कितनी है, अब 1000 प्रोडक्ट्स होगी तो फिर नहीं नहीं, 1000 नहीं है, अराउंड 200 या 100 से 200 के दरमियान ही होंगे ठीक है, मैक्सिमम। आप स्टार्ट करें 50 भी ठीक है, लोकल क्लाइंट है तो। लोकल है ना।
हाँ जी, लोकल है सर, लोकल से हैं। हाँ जी, तो करें, आप स्टार्ट अभी करें मैं उसके उसके बाद। ऑफिस में ही हूँ, अभी उसके ऑफिस में ही हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पीछे सुन रहा होगा। जी। नहीं, वो अभी आया नहीं है सर। वो बेसिकली ना मैंने इसलिए भी ज्वाइन कर लिया था कि चले अपना भी जो काम है ना फ्रीलांसिंग का, वो यहाँ बैठ के ना मेरा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बंदा कर सकता है। और कोई स्टाफ भी नहीं है, लाइक मुझे ही सारा ऑल इन ऑल करना है यहाँ पर ना, और कोई नहीं है यहाँ पे scenario। ठीक है तो ठीक है, मतलब और बिस्मिल्लाह दूसरा सर करें बस आप। सर बस आपकी मेहनत है ये कि जो यहाँ तक हम बैठे हुए आप बात कर रहे हैं और इतने इतने क्लाइंट से सारी डिस्कशन कर लेते हैं, वो बड़े वो सोचते हैं ये कौन सी एलियंस के दौर की बातें कर रहे हैं जो, यानी कि बड़े हैरान हो रहे हैं। लाइक हमें स्टार्ट में आपकी बातें लगती थी कि सर क्या करवा रहे हैं, तो आप लोगों को ये लगता है कि इसने क्या सीख लिया और इसको ये क्या बातें कर रहा है, हमारे साथ हमें पता ही समझ नहीं आ रही। तो ये सब बस आपकी जो है ना कभी ना मेहरबानी कभी है, आपकी मेहनत है सारी माशाल्लाह से जो आपने करवाई है जाकिर जी पूरे भाई, वो तो टाइम में। कोशिश की जी है, जी। बाकी ये है कि बस करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और दूसरा दुआ में याद इंशाल्लाह रखें। सर, इंशाल्लाह तो सर। आगे बढ़िए सर हम लोग। बल्कि मेरा बड़ी एक छोटी-सी ये जो है ना वो ख्वाहिश ये थी कि कोई हम अगर प्रॉपर सेटअप होता तो आपके साथ हम कोई ना कोई आउटिंग का कोई प्रोग्राम रखते ही एज़ ए, आपका शुक्रिया तो अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन चलें आपसे ज़रा मिल के ज़रा मज़ीद थोड़ी-सी कहीं पर डिनर करते या कोई इस तरह का सिनेरियो अगर कोई क्रिएट हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, अगर आपके टाइम इस तरह का मैनेज कर रहे हैं। चले इंशाल्लाह, वो दुआ करें कि हालात बेहतर जी, हो जी। जाएं, ग्रेजुएशन आपकी फिजिकली हो जाए हाँ तो जी। ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो जी, सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उसके अलावा भी यानी कि मैं चाह रहा हूँ पर्सनली तौर पर आपके साथ में थोड़ा-सा जो है ना वो कोई गेट टुगेदर अगर आप जी टाइम ज़रूर निकाल ज़रूर, सकें। एनी जी, टाइम जी। अल्लाह ताला मुलाकात भी करेंगे इंशाल्लाह। चलें। इंशाल्लाह सर ज़रूर। और सर मुझे बस लास्ट में ये बताइएगा कि मैं अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं उसमें प्रोडक्ट जो आपने फीचर्स बताए थे वो तो मैंने नोट कर लिए थे। लेकिन अभी मैं खाली ड्रॉप शिपिंग पे जाऊँ कि या मेरा एक रिलेटिव है वो ये अनस्टिच्ड गारमेंट्स का ना काम करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जो आप कहते थे ना कि उनकी वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स लेके और उसको जो है ना मैं अपने उधर ई-कॉमर्स स्टोर पे डालूँ, जैसे ही मुझे ऑर्डर प्लेस हो तो साथ में वहाँ से वो लेकर प्रोडक्ट और आगे उसको जो है ना वो सेल कर दूँ। तो ये काम ठीक रहेगा सर? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस तरह से तो करें, ज़रूर करें। जी। तो इसके लिए भी वो फिर फ़ेसबुक एड्स वगैरह ही यूज़ करने पड़ेंगे, जिस तरह आप करते थे वो 3 वेरिएंट्स लगा के? फेसबुक ऐड, अगर आप क्विक सेल चाहते हो तो फेसबुक ऐड है। जी, जी। और अगर आपने उसको एसईओ वाइज रैंक करके उससे आराम से आप इजीली मतलब विदाउट एनी एड स्पेंड अगर आप जी, करना जी। चाह रहे हो तो फिर आप वैसे जी। भी कर सकते हो। ठीक हो गया सर। तो बस सर फाइनली बस ये है कि अब आपने बताया कि प्रोडक्ट्स में जाके वहाँ वर्डप्रेस का वो इंस्टॉल कर लूँ गोडैडी से और सिंपली वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा वर्डप्रेस। ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ जी, ठीक हो गया सर। सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका वंस अगेन। अल्लाह ताला आपके जी बिल्कुल इसमें करते हैं। अपने अमल में जो है ना बरकत अता फरमाए इंशाल्लाह। तो बहुत कुछ सर सीखने को मिला आपसे और ढेर सारी दुआएँ हैं सर आपके लिए और नेक तमन्नाएँ। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जी अल्लाह बस। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कोई बात नहीं तला, बाकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे जो रह गया हुआ है। और कोशिश तो की है मैं तेज़ से जाऊं और जो जितना मैक्सिमम हो सके करूं। बाकी कल जी ठीक है, उस पर बात कर लेंगे। नहीं यार तला, मैंने कल भी बताया था कि डायरेक्ट ठीक नहीं रहेगा। आप लैंडिंग पेज बना सकते हो या फिर आप उनके अपने पीपीसी है वो यूज़ कर लें, फेसबुक के पे भी करना चाहते हो तो लैंडिंग पेज बना के। जी जज़ाकल्लाह जी, मेरी दुआएं तो आप सब लोगों के साथ हैं, आप लोग भी दुआ में याद रखना। और 16 लोग रह गए हैं, मेरा ख्याल है कि अब हम लोग भी जाएं। तो बाकी जो रह गया इंशाल्लाह ताला कल हम लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच। कल 10:45 पे आ जाना, कल फ्राइडे है। और मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सका हम लोग करें। और जी कुछ पूछ रहा था, कल लास्ट लेक्चर है तो फिलहाल कल लास्ट लेक्चर ही है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।